मेरे सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक ठाक होगी, आप सेहतमंद होंगे। दोस्तों, हमारा मई 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ उसका रिज़ल्ट बहुत अनएक्सपेक्टेड रहा। हम लोगों ने सब कुछ किया हुआ था जो एग्ज़ाम के अंदर आया। पेपर बहुत आसान आया, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि थोड़ी सी मार्किंग जो है सी इंस्टीट्यूट ने स्ट्रिक्ट करी है, जिसकी वजह से डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं आए हैं। और एक और जो मेरे को कमी दिखाई दी वो स्टूडेंट्स की तरफ से दिखाई दी, जहाँ पे स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिस बहुत कम करी थी। तो अगर ये दो चीज़ों की में से एक चीज़ जो हमारे हाथ में है, अगर हम उसको कंट्रोल कर लें कि जो प्रैक्टिस हम लोगों ने पहले मई 22 एग्ज़ाम्स के लिए थोड़ी सी कम करी थी, अब अगर हम लोग अपनी प्रैक्टिस को और इम्प्रूव कर लें तो मेरे को लगता है कि जो हमारा रिज़ल्ट है नवंबर 22 में वो पॉजिटिव रिज़ल्ट रहेगा, हमारे फेवर में रहेगा। तो आप सभी वो स्टूडेंट्स जो किसी भी कारण से मई 22 का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाए, या तो आपने एग्ज़ाम दिया नहीं या दिया तो अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, नवंबर का मौका आपके पास है। अभी हम लोग अगस्त के मंथ में हैं, वी आर इन द मंथ ऑफ अगस्त, तो वी स्टिल हैव अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 फुल मंथ्स इन आवर हैंड। और हम 3 महीने के अंदर अभी भी कवर अप कर सकते हैं अपना सारा सिलेबस फॉर योर नवंबर 2022 एग्जामिनेशन। नवंबर 22 एग्जामिनेशन में अमेंडमेंट्स हैं, काफ़ी अमेंडमेंट्स हैं, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जो इनकम टैक्स का पार्ट है उसके अंदर अमेंडमेंट नहीं है। जो भी अमेंडमेंट्स होंगे वो सारे के सारे अमेंडमेंट्स जीएसटी में हैं। मैंने मई 22 की सीरीज़, मई 22 के अमेंडमेंट्स की सीरीज़ ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करा हुआ है। वो वाली सारी क्लासेस आप ज़रूर फॉलो कीजिए, और उसके बाद जो नवंबर 22 के अमेंडमेंट्स हैं मैं इस सेशन के अंदर आपके साथ वो डिस्कस करूँगा। और मैं सिर्फ और सिर्फ नवंबर 22 के अमेंडमेंट्स को डिस्कस करूँगा, ये मानते हुए कि आपने मई 22 के अमेंडमेंट्स कर लिए हैं। आप में से जितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमसे क्लासेस करी हैं, चाहे वो आपने अनअकैडमी पे करी हो या किसी और प्लेटफॉर्म पे अगर आपने क्लासेस करी हो, तो आपको बता देता हूँ कि आपकी क्लासेस जो हैं वो अपडेटेड क्लासेस थी जिसमें मैंने अमेंडमेंट्स कवर अप किए थे। बट स्टिल मैं सबको एक बात ये बोलूँगा कि स्टिल एक बार ये सारे के सारे वीडियोस दोबारा से देख लीजिएगा, ताकि लास्ट मोमेंट पे कुछ भी छूट ना जाए, ना मेरे से छूट जाए ना आपसे छूट जाए। तो ये अमेंडमेंट्स की सीरीज़ है जो कि आप लोगों को करनी है। मई 22 के जो अमेंडमेंट्स थे उसके कंटिन्यूशन में अब मैं आपको ये नवंबर 22 के अमेंडमेंट्स दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है उस प्लेलिस्ट में मई 22 के अमेंडमेंट्स तो सारे कवर ही हैं, और उसी प्लेलिस्ट के अंदर अब मैंने ये नवंबर 22 के भी अमेंडमेंट्स को कवर अप कर दिया है। आप लोगों के पास अमेंडमेंट के नोट्स हैं, अगर आपके पास अमेंडमेंट के नोट्स नहीं हैं तो एक बार आप मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिएगा। व्हाट्सएप पे सिर्फ लिख देना अमेंडमेंट्स या फिर अमेंडमेंट्स फॉर नवंबर 2022, तो वो मेरी तरफ से ऑटोमेटिकली आपके पास मैसेज आ जाएगा और आप इन अमेंडमेंट के नोट्स को ऑटोमेटिकली मेरे द्वारा रिसीव कर पाएंगे। ये जो अमेंडमेंट्स की नोट्स हैं इसके अंदर मैंने मई और नवंबर दोनों के नोट्स को कवर किया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है दैट नोट्स विल ऑल्सो इंक्लूड द अमेंडमेंट्स फॉर मई 22। तो इसी हैंडआउट के अंदर मई 22 के भी नोट्स मिल जाएंगे आपको अमेंडमेंट्स के, और साथ साथ में नवंबर 22 तो मैंने कवर किया ही है। मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ पहले इनकम टैक्स के अमेंडमेंट्स कवर करे हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ, देर आर नो अमेंडमेंट्स अंडर इनकम टैक्स फॉर योर मे एग्जामिनेशन। येस, देर आर मैनी अमेंडमेंट्स फॉर योर May 23 एग्जामिनेशन, बट नो अमेंडमेंट्स फॉर नवंबर 22 एग्जामिनेशन। तो जो कुछ आप लोगों ने मई 22 एग्जामिनेशन के लिए किया था वो एज इट इज अप्लाई होगा नवंबर 22 एग्जाम्स के लिए भी। तो इनकम टैक्स के जो अमेंडमेंट्स हैं वो कुछ भी नहीं है। मैंने सारे के सारे चैप्टर्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। बेसिक कंसेप्ट्स में कोई अमेंडमेंट नहीं है, एक एक करके मैं बोल देता हूँ ताकि और ज़्यादा बात क्लैरिफाई हो जाए। रेसिडेंशियल स्टेटस में किसी प्रकार का कोई अमेंडमेंट नहीं है फॉर योर नवंबर एग्जामिनेशन। मई के लिए जो थे सो थे, नवंबर के लिए उसके बाद कोई अमेंडमेंट नहीं है।
टैक्स कैलकुलेशन के लिए नवंबर एग्जाम में कोई अमेंडमेंट नहीं है। देन सरचार्ज में नवंबर एग्जाम के लिए कोई अमेंडमेंट नहीं है। एग्रीकल्चर इनकम में नहीं है। गिफ्ट के चैप्टर में भी नहीं है। जो भी अमेंडमेंट्स थे वो मई एग्जाम्स के लिए थे, नवंबर एग्जाम्स के लिए अमेंडमेंट नहीं है। डिविडेंड का चैप्टर है, नो अमेंडमेंट्स। इसी प्रकार से सैलरी के चैप्टर में मई एग्जाम के लिए अमेंडमेंट्स थे, वो मैंने आपको करवाए थे। नवंबर एग्जाम के लिए कोई अमेंडमेंट्स नहीं है। इसी प्रकार से हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर आया, तो हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में भी किसी प्रकार का कोई अमेंडमेंट नहीं है। बिजनेस एंड प्रोफेशन में भी कोई अमेंडमेंट नहीं है। डेप्रिसिएशन में भी जो अमेंडमेंट्स है वो अमेंडमेंट्स मई 22 एग्जाम्स के लिए थे, नवंबर 22 एग्जाम्स के लिए कोई अमेंडमेंट नहीं है। देन कैपिटल गेन्स में अगर हम लोग जाते हैं बिजनेस एंड प्रोफेशन के बाद, तो कैपिटल गेन्स में भी किसी प्रकार का कोई अमेंडमेंट नहीं है फॉर योर नवंबर एग्जामिनेशन। नवंबर 22 जो भी अमेंडमेंट्स थे वो मई 22 एग्जाम के लिए थे, और वो सारे के सारे मई 22 एग्जाम्स के अमेंडमेंट्स हम लोग कर चुके हैं। इसी प्रकार से कैपिटल गेन्स के भी जो भी अमेंडमेंट्स मई 22 एग्जाम्स के लिए थे वो हम लोग कर चुके हैं। नवंबर एग्जाम में कोई अमेंडमेंट नहीं है। इसी प्रकार से अदर सोर्सेज के चैप्टर में कोई अमेंडमेंट नहीं है। देन क्लबिंग ऑफ इनकम में कोई अमेंडमेंट नहीं है। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस में कोई अमेंडमेंट नहीं है। डिडक्शंस के चैप्टर में किसी प्रकार का कोई अमेंडमेंट नहीं है। और उसके बाद जो हमारे पास न्यू रिजीम 115 BAC जो आया, उसके अंदर भी नवंबर 22 एग्जाम के लिए कोई अमेंडमेंट नहीं है। जो भी अमेंडमेंट्स थे वो मई 22 एग्जाम्स के लिए थे। जैसे डेप्रिसिएशन का रेट मैक्सिमम 40% होगा, ये बात नवंबर 22 के लिए नहीं, रादर मई 22 के लिए भी एप्लीकेबल थी। ऑब्वियसली नवंबर के लिए भी अप्लाई होगी। फिर उसके बाद हमारे पास अल्टरनेट मिनिमम टैक्स आया, AMT। इसमें भी किसी प्रकार का कोई अमेंडमेंट नहीं है। एग्जम्प्टेड इनकम्स में किसी प्रकार का कोई अमेंडमेंट नहीं है। जो भी अमेंडमेंट थे वो मई में है, नवंबर एग्जाम्स के लिए कोई अमेंडमेंट नहीं है। और देन अगर हम लोग यहाँ से और आगे चले तो इनकम टैक्स रिटर्न में कोई अमेंडमेंट नहीं है। एक दो स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा, सर इनकम टैक्स रिटर्न का जो नया आया है ITRU, तो क्या वो हमारे लिए रेलेवेंट है? आंसर इज नो, वो भी रेलेवेंट नहीं है। वो भी हम लोग अप्लाई करेंगे मई 23 एग्जाम्स के लिए। तो जो नया ITR का कंसेप्ट आया है वो भी आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ से और आगे चले, TDS, तो TDS में जो भी अमेंडमेंट्स हैं वो मई 22 के लिए थे, नवंबर 22 में कोई अमेंडमेंट नहीं है। और TDS के बाद हम लोग एडवांस टैक्स पर जाते हैं। एडवांस टैक्स में भी कोई अमेंडमेंट नहीं है, किसी भी प्रकार का देयर इज नो अमेंडमेंट। तो TDS में नहीं है, TCS में नहीं है, एडवांस टैक्स में भी किसी प्रकार का कोई अमेंडमेंट नहीं है। एंड देन हमारे पास जो चैप्टर 1 रह जाता है वो रह जाता है कौन सा? असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल। असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल तो वैसे ही 14 नंबर के क्वेश्चंस हैं जो कि आपको खुद करने हैं। अब जो भी अमेंडमेंट्स नवंबर 22 के लिए हैं वो अमेंडमेंट्स हैं GST के सब्जेक्ट में। GST के सब्जेक्ट में भी जो हमारा पहला चैप्टर है बेसिक इंट्रोडक्शन टू GST, उस बेसिक इंट्रोडक्शन में किसी प्रकार का कोई अमेंडमेंट नहीं है। जब हमने सेकंड चैप्टर किया था चार्जेबिलिटी का, तो चार्जेबिलिटी में आपको याद होगा मैंने कुछ, सारे तो नहीं लेकिन कुछ गुड्स के रेट्स आपको लिखवाए थे, कुछ सर्विसेज के रेट्स मैंने आपको लिखवाए थे। मैंने वहाँ पे आपके साथ ई-कॉमर्स ऑपरेटर का सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 वाला कंसेप्ट डिस्कस किया था। उसके अलावा RCM के सेक्शन 9 सबसेक्शन 3, RCM के 9(4) के हल्का सा कंसेप्ट डिस्कस किया था। और RCM की जो मेन कंसेप्ट है वो मैंने एग्जम्पशंस के चैप्टर में जाकर डिस्कस किया था, जहाँ पर मैंने एग्जम्पशंस के साथ उसको कोरिलेट किया था। तो जो चार्जेबिलिटी वाला चैप्टर है इसके अंदर इस बार बदलाव हुआ। लेकिन ये जो बदलाव है, ये जो अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट आप सीख पाएंगे जब आप 3 चैप्टर्स को साथ साथ में पढ़ेंगे। 3 चैप्टर्स कौन से हैं? एक है रजिस्ट्रेशन का चैप्टर, दूसरा है कॉम्पोजिशन स्कीम का चैप्टर, और तीसरा है चार्जेबिलिटी का चैप्टर। ये 3 चैप्टर जब साथ साथ में पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा कि हाँ ये बदलाव हुआ, अमेंडमेंट हुआ तो क्या हुआ। तो मैं आपके साथ चलता हूं, पहले रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में पढ़ते हैं कि अमेंडमेंट क्या आया। रजिस्ट्रेशन का चैप्टर एक बार हम लोग सीखेंगे, उसके बाद हम लोग ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे बाकी के दोनों चैप्टर्स। आओ ज़रा एक बार रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में चलते हैं।
मेरे को 1 मिनट दीजिएगा, मैं रजिस्ट्रेशन का चैप्टर खोल रहा हूँ, आपको पेज नंबर भी बता दूंगा मैं इसका कौन सा है। 1 मिनट दीजिएगा, बस 1 मिनट। ये रजिस्ट्रेशन कहाँ गया? रजिस्ट्रेशन तो बिल्कुल स्टार्टिंग में ही होना चाहिए, मैंने तो चैप्टर नंबर 3 करवाता हूँ मैं हमेशा रजिस्ट्रेशन। ये चार्जेबिलिटी का आया और उसके बाद हाँ ये रहा रजिस्ट्रेशन, यस। तो रजिस्ट्रेशन का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। रजिस्ट्रेशन में जो भी अमेंडमेंट्स है, आपको याद होगा वो 30 डेज वाला एक अमेंडमेंट हम लोगों ने डिस्कस किया था। 30 डेज के बाद 30 डेज, और ये तो मई 22 के में एप्लीकेबल हो गया था। अब नवंबर 22 में क्या अमेंडमेंट आया? नवंबर 22 का जो अमेंडमेंट है, आओ ज़रा उसको एक बार ज़रा अच्छे से सीखते हैं, जानते हैं। अमेंडमेंट कुछ ऐसा आया कि आप सबको बहुत अच्छे से याद है, आप सबको बहुत अच्छे से याद है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो गुड्स सप्लाई करने वाले व्यक्ति होते हैं उनके लिए हम लोग सेक्शन 22 सब सेक्शन 1 का 3rd प्रोविजन अप्लाई करते हैं, जहां पे ये कहा गया है कि जो व्यक्ति सिर्फ गुड्स में डील कर रहा होगा उसके लिए लिमिट 40 लाख रुपीस की अप्लाई हो जाएगी। तो 40 लाख रुपीस की लिमिट है उस व्यक्ति के लिए जो सिर्फ गुड्स में डील करता है। एट द सेम टाइम इस 40 लाख के पॉइंट के लिए हमारे पास कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं। एक्सेप्शन केसेस का मतलब हो गया कि इन सभी केसेस में 40 लाख की लिमिट अप्लाई नहीं होगी, इन सभी केसेस में या तो 20 लाख की लिमिट अप्लाई होगी, या अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं तो फिर 10 लाख की कैटेगरी अप्लाई होगी। रामपुरा की नागबनी जो आपको मैंने करवाया हुआ है। नाउ ये जो 40 लाख वाला कंसेप्ट है और उसका एक्सेप्शन केसेस है, उसके अंदर अमेंडमेंट आया। क्या अमेंडमेंट है आओ जरा ध्यान से पढ़ते हैं। कंसेप्ट हमारे पास ये है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो कि सिर्फ गुड्स पे डील कर रहा है, सप्लाई ऑफ गुड्स, ओनली गुड्स पे डील करता है, और उसका अगर एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख रुपए क्रॉस नहीं करता है तो फिर उसको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स 40 लाख के बाद ही रजिस्ट्रेशन होगा, 40 लाख के अंदर अंदर उसको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना। हाँ, अगर वो अपनी मर्जी से वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करवाता है सेक्शन 23 सब सेक्शन 5 में तो वो करवा सकता है, लेकिन कंपल्शन नहीं है उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करवाने की। इस 40 लाख की लिमिट के लिए हमारे पास एक्सेप्शन केसेस हैं। इन सभी एक्सेप्शन केसेस के अंदर 40 लाख की जगह लिमिट हमारे पास अप्लाई होगी या तो 20 लाख की या 10 लाख की, या कोई भी लिमिट अप्लाई नहीं होगी। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर कोई व्यक्ति है जिसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना है सेक्शन नंबर 24 के हिसाब से, तो वहां पे बिना किसी लिमिट के ही आपने रजिस्ट्रेशन करवाना है। जैसे अगर आप इंटर स्टेट सेल ऑफ गुड्स कर रहे हैं, अगर आप इंटर स्टेट सेल ऑफ गुड्स कर रहे हैं तो उस केस में सेक्शन 24 के हिसाब से आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, इवन इफ यू हैव अ सेल टर्नओवर ऑफ इवन 1 रुपी। देन इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो ये सारे के सारे सप्लाईज कर रहा है, कौन कौन से सप्लाईज हैं, तो यहाँ पे 40 लाख की लिमिट अप्लाई नहीं होगी। अगर कोई आइसक्रीम बनाने का काम करता है, एडिबल आइस बनाने का काम करता है, तो उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। पान मसाला, एरिएटेड वाटर्स होता है जिसमें फिज होती है। आइसक्रीम और एडिबल आइस क्यों है उसके पीछे का रीजन मैंने आपको क्लास के अंदर बताया था कि एडिबल आइस और आइसक्रीम के लिए आपको बहुत हैवी रेफ्रिजरेटर्स की जरूरत पड़ती है। रेफ्रिजरेटर के अंदर एक मशीन होती है जिसका नाम होता है कंप्रेसर, और जब कंप्रेसर चलता है तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आइसक्रीम और एडिबल आइस बनाने पे ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होती है उससे। तो शायद इसको डिस्करेज करने के लिए आइसक्रीम और एडिबल आइस वालों को मना किया गया होगा कि हम आपको 40 लाख की लिमिट अलाउ नहीं करेंगे, 20 लाख की लिमिट आएगी। तो पान मसाला, एरेटेड वाटर्स, पान मसाला तो वैसे सिन प्रोडक्ट्स हैं, एरेटेड वाटर्स होते हैं जिसमें फिज होती है, सोडा होता है, तो बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। इस वजह से साथ साथ टोबैको एंड टोबैको सब्सटीट्यूट्स जो हैं उनको भी सिन गुड्स में रखा गया है, 40 लाख की लिमिट नहीं दी जाएगी उनको। अब ये जो 3 पॉइंट हम लोग ऑलरेडी पहले से कर चुके थे, 3 कह लो या 4 कह लो, तो अब इनके अंदर कुछ पॉइंट्स और ऐड हो गए। कौन से ऐड हो गए?
अगर किसी का काम है ब्रिक्स बनाने का, ईंट बनाने का, तो आपको मैं बता देता हूं ईंट बनाई कैसे जाती है। ईंट बनाने के लिए जमीन में से बहुत सारी मिट्टी निकाली जाती है, एक पर्टिकुलर क्वालिटी की मिट्टी होती है, और फिर उस मिट्टी को बहुत अच्छे से छानना जाता है, जिसमें से कंकड़ पत्थर हटा दिए जाते हैं ताकि सिर्फ मिट्टी रह जाए। उसको उसके अंदर एक प्रॉपर एडिक्वेट पानी मिलाया जाता है और उससे क्ले बनाया जाता है, और उस क्ले से एक प्रॉपर उसका शेप देके ब्रिक्स बनाई जाती हैं। क्ले को पहले सुखाया जाता है, सन ड्राइंग की जाती है, और उसके बाद उसे फर्नेस के अंदर डाल के उसे पकाया जाता है उसकी स्ट्रेंथ के लिए। और आपने कई बार देखा होगा, आप लोग जहाँ पे रहते हैं आपके घर के आसपास है, थोड़ा सा कहीं पे दूरी पे कहीं पे ईंट का भट्टा ज़रूर होगा, जिसको हम लोग हिंदी में ईंट का भट्टा ही बोलते हैं। तो ईंटों का भट्टा ज़रूर होगा जहाँ पे ईंटें बनाई जाती हैं, उनको फर्नेस के अंदर डाल के पकाया जाता है ताकि वो बड़ी स्ट्रांग सी हो जाए, स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाए। तो आपने देखा होगा जहाँ पे भी ईंटों का भट्टा होता है वहाँ पे चिमनी लगी होती है, और चिमनी में से बहुत ज़्यादा काला धुआं निकल रहा होता है। तो शायद पॉल्यूशन और शायद ग्लोबल वार्मिंग, यहाँ पे भी वही वाला मैं रीजनिंग आपको दे रहा हूँ जो मैंने आइसक्रीम और एडिबल आइस पे दिया था। तो शायद मेरे को लगता है कि ये कारण रहा होगा जहाँ पर सरकार ने इनको डिस्करेज करते हुए इनके लिए 40 लाख की लिमिट अप्लाई नहीं करी है, और सरकार ने कहा है कि हम आपको 40 लाख की लिमिट नहीं देंगे, 20 और 10 के ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो हम लोग किसके बारे में बात करें? हम लोग बिल्डिंग ब्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। लाल रंग की जो ईंट आती है, जो ईंटों का मैन्युफैक्चरर है, उसकी बात हो रही है। एक चीज़ को और ध्यान रखिएगा, आजकल हम लोग एक और नई तरह की ईंट देख पा रहे हैं, खास तौर पे जहाँ पे मेट्रो की कंस्ट्रक्शन हो रही है वहाँ पे देखते हैं, कहीं पे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर कहीं पे फुटपाथ वगैरह की कंस्ट्रक्शन हो रही है वहाँ पे हम लोग देखते हैं। दिल्ली में जिस तरफ मैं रहता हूँ, हमारे घर के आसपास बहुत सारी जगहों पे कंस्ट्रक्शंस हो रही है। तो मैं आजकल इस नई तरह की ईंट अपने गली मोहल्ले के अंदर भी देख पा रहा हूँ। ये नई तरह की ईंट किस प्रकार की है? ये ग्रे कलर की ईंट है, और ईंट ना होकर वो ब्लॉक्स की कैटेगरी में है या ब्लॉक्स की शेप में है, बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं। और मेरे को जो बताया गया, जो सिखाया गया और बताया गया वो ये है कि राख इज योर ऐश बेसिकली। जो राख होती है, जो ऐश होती है, उसके अंदर पानी मिला के और उसके अंदर बाकी के कुछ और इंग्रेडिएंट्स मिला के उसको बिल्कुल वैसे ही क्ले के फॉर्म में उसको बनाया जाता है, फिर उसको मोल्ड करके उसको ईंट का या ब्लॉक का शेप दिया जाता है। उसका भी यही प्रोसेस रहता है, उसको भी पहले सुखाया जाता है, फिर उसको फर्नेस के अंदर डाल के उसको भी पकाया जाता है उसके स्ट्रेंथ के लिए। तो एक तो हो गई लाल ईंट जो कि ज़मीन की मिट्टी से निकलती है, बनती है, जो रॉ मटेरियल है ज़मीन की मिट्टी है, और दूसरा है हमारे पास ग्रे कलर की ईंट जिसका रॉ मटेरियल होता है राख, ऐश। अब आजकल आपने देखा होगा जो बिल्डर्स हैं, जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, मेट्रो का काम हो रहा है, वहाँ पे ग्रे कलर की ईंट और ग्रे कलर का ये ब्लॉक यूज़ होता है। कारण ये है कि ये ईंट ऐसी होती है जो कि पानी की कंजम्पशन बहुत कम करती है। आप लाल वाली ईंट के बारे में सोचो, जब आपने दीवार की चुनाई करनी होती है, दीवार बनानी होती है, तो उस लाल ईंट को पहले पानी में भिगोया जाता है। दीवार खड़ी हो जाने के बाद भी उसके ऊपर बहुत सारा पानी डाल के तराई की जाती है। तो लाल ईंट जो होती है वो पानी का कंजम्पशन करती है बहुत ज़्यादा, वो पानी सोखती है, चूसती है बहुत ज़्यादा, वहाँ पे वाटर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है। कॉन्ट्रेरी टू दैट, जो ग्रे ब्रिक्स हैं, जो ऐश की ब्रिक्स हैं, वहाँ पे वाटर कंजम्पशन काफ़ी कम है। उनको गीला नहीं करना पड़ता, उनको बार बार भिगोना नहीं पड़ता, दीवारों के ऊपर तराई की ज़रूरत भी कम पड़ती है। तो वाटर सेविंग होती है बहुत ज़्यादा, अल्टीमेटली विच लीड्स टू द कॉस्ट सेविंग एज वेल। लेकिन अगर अदरवाइज ब्रिक की कॉस्ट की बात करें तो दोनों ब्रिक्स लगभग सेम कॉस्ट की हैं, अगर वो लाल ईंट है तो भी, और अगर वो ग्रे कलर की ईंट है, ऐश की बनी हुई ईंट है, वो भी। तो ये जो ऐश की ईंट बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स हैं, ऐश ब्रिक्स बनाने वाले जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, इनके ऊपर भी सरकार ने कहा कि हम आपको 40 लाख की लिमिट अप्लाई नहीं करेंगे। तो अगर आप ध्यान से पढ़ें, पॉइंट नंबर 3 के बाद पॉइंट नंबर 4 को ध्यान से पढ़ेगा,
fly ash brick or fly ash aggregate with 90% or more of fly ash content, fly ash blocks। ये बेसिकली वही fly ash जो है, ash is राख, राख की बनी हुई ईंट, राख की बनी हुई ब्लॉक्स, हम उनके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मील्स और सिमिलर सिलिकेस अर्थ, वही जो लाल ईंट है उसके बारे में बात कर रहे हैं। फॉसिल मील्स का मतलब है कि जो जमीन से हम लोग मिट्टी निकाल रहे हैं, बेसिकली वो जो क्ले के फॉर्म में है वो। बिल्डिंग ब्रिक्स, किसी भी प्रकार की कोई भी बिल्डिंग ब्रिक्स है उनके बारे में बात कर रहे हैं। अर्थन एंड रूफिंग टाइल्स, आप लोगों ने कई बार देखा होगा जो हमारी बिल्डिंग की छत होती है, छत के ऊपर जो ज़मीन है, छत तो हम लोग नीचे से देख रहे हैं, ऊपर से जो ज़मीन है वहाँ पे भी ईंट की पतली वाली टाइल लगाई जाती है ताकि नीचे धूप का ज़्यादा असर ना हो और ठंडा बना रहे। तो वो जो पतली ईंट की टाइल होती है जो छत पे लगाई जाती है, बेसिकली उसके बारे में बात कर रहे हैं। अर्थन एंड रूफिंग टाइल्स, वो वाली टाइल्स की भी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। और अदरवाइज जो नॉर्मल टाइल मैन्युफैक्चरर्स उनकी बात कर रहे हैं। तो इन सब को अब 40 लाख की लिमिट अब नहीं मिलेगी। दैट मीन्स इनको अपना रजिस्ट्रेशन 20 और 10 के हिसाब से करवाना होगा, या फिर सेक्शन 24 में कवर होते हैं तो एक अलग बात है। तो पहले यहाँ पे सब पे 40 लाख की लिमिट लग रही थी, अब नहीं होगी, अब अमेंडमेंट आ गया। इसी से रिलेटेड एक अमेंडमेंट इन्होंने किया कॉम्पोजिशन स्कीम में। कॉम्पोजिशन स्कीम में यह है कि पहले इन सबको कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट भी मिल रहा था। मैं किन की बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं मैन्युफैक्चरर ऑफ ब्रिक्स एंड फ्लाई ऐश ब्रिक्स एंड नॉर्मल ब्रिक्स। तो इनको पहले कॉम्पोजिशन स्कीम भी मिला करता था, अब कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। तो मैं अब यहाँ पे कॉम्पोजिशन स्कीम के चैप्टर में आया, और कॉम्पोजिशन स्कीम के चैप्टर में भी वही अमेंडमेंट है। मई एग्जाम्स के बाद नवंबर एग्जाम्स के लिए अमेंडमेंट आया। आपको याद है हम लोग एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि हम लोग एग्जम्पशन किस किस को देंगे और हम लोग एग्जम्पशन किस किस को नहीं देंगे। तो वहाँ पे एलिजिबिलिटी में पॉइंट ए बी सी डी हमने सबकी बात करी, और अब हम लोग आते हैं पॉइंट ई की तरफ। पॉइंट ई में कॉम्पोजिशन स्कीम फॉलो नहीं हो सकता है बाय द मैन्युफैक्चरर ऑफ द नोटिफाइड गुड्स। जो भी मैन्युफैक्चरर है नोटिफाइड गुड्स का, वो कॉम्पोजिशन स्कीम फॉलो नहीं कर सकता। वहाँ पे भी हम लोग बात करते हैं आइसक्रीम और एडिबल आइस, पान मसाला, एरेटेड वाटर्स, टोबैको एंड टोबैको के जो सब्स्टिट्यूट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। और यहाँ पे भी इन्होंने अमेंडमेंट किया और यहाँ पे भी लिखा जो फ्लाई ऐश ब्रिक्स या फ्लाई ऐश जहाँ पे एग्रीगेट 90% उससे ज़्यादा है, या फ्लाई ऐश कंटेंट या फ्लाई ऐश ब्लॉक्स अगर हैं, तो वहाँ पे हम लोग कॉम्पोजिशंस की अलाउ नहीं करेंगे। इसी प्रकार से ब्रिक्स बनाने वाले जो हैं, वो बिल्डिंग ब्रिक्स बनाने वाले जो हैं, अर्थन एंड रूफिंग टाइल्स बनाने वाले जो हैं, इन सब को कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं दिया जाएगा। दे आर इनएलिजिबल टू टेक द कॉम्पोजिशन स्कीम। तो कॉम्पोजिशन स्कीम में ये बदलाव आ गया। एक तरफ उन्होंने रजिस्ट्रेशन में बदलाव किया कि 40 लाख की लिमिट नहीं लगेगी, दूसरी तरफ इन्होंने बदलाव किया कि इन सबको हम लोग कॉम्पोजिशन स्कीम अलाउ नहीं करेंगे। और तीसरी तरफ बदलाव किया, दैट वाज चार्जेबिलिटी। चार्जेबिलिटी है कि अब इनके ऊपर जो जीएसटी के रेट्स होंगे, वो जीएसटी के रेट्स कितने होंगे। आइए जरा चार्जेबिलिटी का टॉपिक देखते हैं, जो कि मैंने आपको कहा था कि 3 चैप्टर को इकट्ठे करेंगे तो हमें समझ आएगा कि बदलाव क्या है। चार्जेबिलिटी में इन्होंने ये कहा कि बदलाव किया, अमेंडमेंट किया, और इन्होंने ये कहा कि जो फ्लाई ऐश ब्रिक्स वाले हैं, इन सब के ऊपर जीएसटी का रेट कितना होगा। इन्होंने कहा कि साहब अगर फ्लाई ऐश ब्रिक्स हैं या फ्लाई ऐश एग्रीगेट विद 90% और मोर फ्लाई ऐश कंटेंट है, या फ्लाई ऐश ब्लॉक्स हैं, तो उनका जीएसटी का रेट होगा 6%। तो 3 + 3 हो जाएगा, 3 फॉर सीजीएसटी, 3 फॉर एसजीएसटी। इसी प्रकार से जो ब्रिक्स बनाने वाले लोग हैं, बिल्डिंग ब्रिक्स हैं, अर्थन एंड रूफिंग टाइल्स हैं, सबको 6% का इन्होंने जीएसटी का रेट दे दिया, जहाँ पे 3% विल बी सीजीएसटी एंड 3% विल बी एसजीएसटी। साथ साथ में सबसे ज़रूरी बात, इन सभी व्यक्तियों को आईटीसी अलाउ नहीं किया जाएगा।
अगर ये 6% की कैटेगरी में कवर हो रहे हैं तो इनको आईटीसी अलाउ नहीं किया जाएगा। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे बहुत सारे और केसेस में भी आईटीसी नहीं दिया जाता है, जहां पे गवर्नमेंट ने जीएसटी का रेट बहुत कम कर दिया है। याद करो, मैंने आपको रेस्टोरेंट्स के केस में भी ये बात बताई थी। जो भी व्यक्ति रेस्टोरेंट चला रहा है, रेस्टोरेंट्स के केस में भी 5% का जीएसटी लगता है और उनको भी किसी प्रकार का कोई इनपुट नहीं मिलता है। सो विदाउट इनपुट 5% है, और उसी प्रकार से यहाँ पे ब्रिक्स वाले केसेस में भी विदाउट इनपुट 6% का जीएसटी इनसे चार्ज किया जाएगा। एक तो ये बदलाव आया जो कि ब्रिक इंडस्ट्री से रिलेटेड है। चार्जेबिलिटी में ही एक और बदलाव है जो है ई कॉमर्स ऑपरेटर से रिलेटेड। तो जो बदलाव यहाँ पे ई कॉमर्स ऑपरेटर से रिलेटेड आया, इसका स्पिल ओवर इफेक्ट बाकी के चैप्टर्स में पड़ा। जैसे एग्जम्पशन का चैप्टर है, वहां पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ा। तो मैं आपके साथ पहले ई कॉमर्स ऑपरेटर का कंसेप्ट डिस्कस करता हूं और फिर उसके बाद जो उसका स्पिल ओवर इफेक्ट बाकी चैप्टर्स में है वो भी डिस्कस करूंगा। ई कॉमर्स ऑपरेटर से रिलेटेड आपको सारी बातें बहुत अच्छे से याद हैं। मैंने आपको जब चार्जेबिलिटी का चैप्टर करवाया और एग्जिबिशंस का चैप्टर करवाया तो दोनों को रिलेट भी किया मैंने। जहाँ पे हम लोगों ने सेक्शन 9 चार्जिंग सेक्शन किया, फिर वहाँ पे सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 आया, आरसीएम ऑफ गुड्स, आरसीएम ऑफ सर्विसेज। हालांकि आरसीएम ऑफ गुड्स हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, मैंने फिर भी वो डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया। फिर हमने किया आरसीएम ऑफ सर्विसेज जो सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 में ही था। फिर हमने सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 भी किया था, एंड देन लास्ट और द लीस्ट हमने सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 किया था, दैट वाज ई कॉमर्स ऑपरेटर। और ई कॉमर्स ऑपरेटर में आपको बार बार याद होगा, हम लोग बार बार एक बार डिस्कस करते थे कि ई कॉमर्स ऑपरेटर सिर्फ वहां पे अप्लाई होगा जहां पे गवर्नमेंट ने कोई सर्विसेज नोटिफाई करी है। तो गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड सर्विसेज जो हैं सिर्फ वहां पे अप्लाई होगा, और गवर्नमेंट ने यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा सर्विसेज को भी इंट्रोड्यूस किया है। आओ जरा सीखें किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 जो है, सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 जो है, यहाँ पे गवर्नमेंट द्वारा किए गए रिकमेंडेड सर्विसेज जो हैं उन सर्विसेज के ऊपर आरसीएम लगेगा, और ई कॉमर्स ऑपरेटर विल पे द जीएसटी एज इफ ही इज द सप्लायर। और आपको अच्छे से याद है, मैंने थर्ड पार्टी वाला कंसेप्ट करवाया था, ना रिसीवर पे कर रहा है ना प्रोवाइडर पे कर रहा है, कोई थर्ड पार्टी पे कर रहा है। तो थर्ड पार्टी का कंसेप्ट आ गया, ई कॉमर्स ऑपरेटर का कंसेप्ट आ गया। बड़े अच्छे तरीके से डायग्राम बना के मैंने ये सारी बातें आपको सिखाई थी। नाउ ई कॉमर्स ऑपरेटर के अंदर इन्होंने मेंशन कर दिया, ध्यान से देखिएगा, लिखा है द गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ द सर्विसेज विच आर सप्लाइड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर फॉर दिस पर्पसेज, वहां जहां पे आरसीएम होगा। और आरसीएम के इस प्रोविजन में नया पॉइंट क्या ऐड हुआ, बी वेरी वेरी केयरफुल। पहला पॉइंट हमारे पास था सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय रेडियो टैक्सी, मोटर कैब्स, मैक्सी कैब्स एंड मोटरसाइकिल्स। तो जो ओला उबर वाले केसेस हैं वो मैंने आपको करवाए थे। मैंने रैपिडो, आजकल मेरे ख्याल से मोटरसाइकिल के लिए रैपिडो आता है, मैंने वो वाला एग्जाम्पल भी आपको दिया था। और अब इसके अंदर इन्होंने 2 चीज़ें और ऐड कर दी हैं। देखो 2 चीज़ें और क्या ऐड करी हैं, एक इन्होंने ऐड करा है ओमनी बस, और दूसरा इन्होंने ऐड करा है अदर मोटर व्हीकल्स। अब अदर मोटर व्हीकल्स में क्या आएगा, याद करो, एक मोबाइल एप्लीकेशन हम लोग यूज़ करते हैं रेड बस के नाम से। रेड बस एक एग्रीगेटर है जो कि बसेस की सर्विसेज को एग्रीगेट करके और उनसे रिलेटेड वो ई कॉमर्स ऑपरेटर का काम करता है। तो अभी तक जो रेड बस वाले थे वो यहाँ पे कवर नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि रेड बस वाले रेडियो टैक्सी में नहीं आते थे, मोटर कैब्स में नहीं आ रहे, मैक्सी कैब्स में नहीं आ रहे, मोटरसाइकिल में नहीं आ रहे, तो उनको कहाँ पे कवर करें। तो उसके लिए अमेंडमेंट आया, बदलाव आया, और इन्होंने यहाँ पे लिखा ओमनी बस और फिर मोटर व्हीकल। अब आपके मन में बात आ रही होगी कि सर ये रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मोटरसाइकिल, फिर ओमनी बस, मोटर व्हीकल, सर ये क्या होते क्या है, ये तो हमारे हिसाब से तो सब एक ही बात है। एक बात नहीं है, इन सब में अंतर है, और मैंने थोड़ी सी इसमें मेहनत करी है, और थोड़ी सी मेहनत करके मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक एक वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग। रेडियो टैक्सी क्या होती है, रेडियो टैक्सी एक ऐसी टैक्सी है जिसके अंदर जीपीएस लगा होगा और वो हमेशा अपने हेड ऑफिस के साथ कनेक्टेड रहता है,
दैट इज व्हाट वी कॉल एज रेडियो टैक्सी। देन मोटर कैब्स ऐसी मोटर व्हीकल्स होती हैं, ऐसी कार्स होती हैं जिसके अंदर आप 6 से ज़्यादा पैसेंजर्स को कैरी नहीं कर सकते हैं। फिर मैक्सी कैब क्या होती है? मैक्सी कैब ऐसी कार होती है जिसके अंदर आप 6 से ज़्यादा लेकिन 12 से कम लोग लेके जा सकते हैं। 6 से ज़्यादा 12 से कम। तो जो जैसे वो आती है ना टोयोटा इनोवा के अंदर 7 या 8 लोग बैठ जाते हैं, तो बेसिकली टोयोटा इनोवा मैक्सी कैब की कैटेगरी में आ गई। फिर मोटरसाइकिल के बारे में आपको पता ही है, मोटरसाइकिल जो है वो 2 व्हीलर्स होते हैं, उनके साथ में साइड कार हो या साइड कार ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर मोटर कार के बारे में आपको अच्छे से पता है, मोटर कार में सब कुछ आ जाएगा। और ओमनी बस, अब आगे बात यहाँ पे ओमनी बस क्या है? ओमनी बस होती है ऐसी बस, ऐसा मोटर व्हीकल जहाँ पे 6 से ज़्यादा लोगों को कैरी करने का सुविधा होती है। एंड देन बाकी के सभी प्रकार के मोटर व्हीकल, हम उनके बारे में भी यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो बाकी सभी प्रकार के जो मोटर व्हीकल्स हैं, ध्यान रखिएगा, कोई भी ऐसा मोटर व्हीकल जिसका इंजन कैपेसिटी 25 सीसी से कम होगा उसको हम लोग मोटर व्हीकल की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये मैंने आपको क्लास के अंदर भी ये वाली बात पहले भी बताई भी थी। हाँ, इसको पढ़ेगा एक बार। मोटर व्हीकल मीन्स एनी मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल विच इज अडॉप्टेड फॉर द यूज अपॉन द रोड्स। सड़क के ऊपर चलने वाला कोई भी ऐसा मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल जो सड़क पर चलने लायक होता है, चाहे उसकी पावर जो है वो ट्रांसमिट हो रही हो इंटरनल सोर्सेज से या ट्रांसमिट हो रही हो एक्सटर्नल सोर्सेज से। जब हम लोग कहते हैं कि उसकी एनर्जी, उसकी पावर इंटरनल सोर्सेज से आ रही है, तो हम लोग बात करते हैं पेट्रोल, डीजल और बैटरीज एंड सो ऑन। फिर हम लोग कहते हैं कि उसको कार को चलाने के लिए जो पावर है वो एक्सटर्नल सोर्सेज से आ रही है, तो हम लोग सोलर सेल्स के बारे में बात करते हैं, सोलर कार्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो चाहे वो सोलर कार हो या वो पेट्रोल डीजल पर चलने वाली कार हो, चाहे आप बैटरी ऑपरेटेड कार हो या कोई भी व्हीकल हो, उसे मोटर व्हीकल ही माना जाएगा। और मोटर व्हीकल में हम मोटर व्हीकल के चेसिस को भी इंक्लूड करेंगे, चाहे उसके ऊपर बॉडी बनी हुई है या बॉडी नहीं बनी हुई है। लेकिन ध्यान रखिएगा, मोटर व्हीकल में आप कवर नहीं करते कभी भी। मोटर व्हीकल में कवर क्या नहीं होगा? ऐसा कोई भी व्हीकल जो कि अपने फिक्स्ड रेल के ऊपर चलता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा आर्मी में यूज होने वाले टैंक्स, आर्मी में यूज होने वाले जो टैंक्स हैं, उन टैंक्स के नीचे, टैंक्स के टायरों के नीचे अपनी चेन बंधी होती है, बहुत बड़ी सी चेन होती है। आप उसे चेन कह लीजिए, आप उसे फिक्स्ड रेल्स कह लीजिए, और वो अपने फिक्स्ड रेल्स के ऊपर मूव करता है। इसी प्रकार से बहुत सारी फैक्ट्रीज के अंदर भी ऐसी मशीन्स होती हैं जो अपने ट्रैक्स के ऊपर, अपने रेल्स के ऊपर चलते हैं, और वो नॉर्मली सड़क के ऊपर इस्तेमाल नहीं होती हैं। तो ऐसे व्हीकल्स को मोटर व्हीकल नहीं कहा जाएगा। और इसमें एक बात का और ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई भी मोटर व्हीकल जिसके अंदर 4 से कम टायर है, दैट इज 2 व्हीलर की या 3 व्हीलर की बात कर रहे हैं, और जिसकी इंजन कैपेसिटी 25 सीसी से ज़्यादा नहीं है, उसको भी हम लोग मोटर व्हीकल की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा दिल्ली के अंदर एक वो सर्विस है, मेरे को एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा उसका, लेकिन वो मेट्रो स्टेशन के पास आपको इलेक्ट्रिकल बाइक्स मिल जाती हैं, बैटरी ऑपरेटेड बाइक्स मिल जाती हैं। आप उनका, उस कंपनी का मोबाइल ऐप डाउनलोड करते हैं और उस मोबाइल ऐप को यूज़ करके आप वो इलेक्ट्रिक साइकिल यूज़ कर सकते हैं। उसकी जो इंजन पावर है वो 25 सीसी से ज़्यादा नहीं है। इसी प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, एक बाइक आती है लूना, LUNA। जो लूना बाइक है उसकी भी जो इंजन कैपेसिटी है वो 25 सीसी से कम की है। तो ऐसा कोई भी मोटर व्हीकल जिसकी इंजन कैपेसिटी 25 सीसी से कम की है, उसको मोटर व्हीकल नहीं माना गया है, वो इस कैटेगरी के अंदर कवर नहीं होगा। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर के अंदर 2 चीज़ें ऐड हुई। कौन सी 2 चीज़ें ऐड हुई? ओमनी बस ऐड हुआ और मोटर व्हीकल ऐड हुआ। किसी भी प्रकार का कोई भी मोटर व्हीकल, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास रेड बस का आ जाता है इस बार। इसके साथ साथ में इन्होंने एक और चीज़ को इंक्लूड किया।
ई कॉमर्स ऑपरेटर में एक और चीज़ को इंक्लूड किया, और आपको याद होगा इसके ऊपर बड़ा शोर भी बचा था कि साहब जोमेटो वाले और स्विगी वाले जो हैं, अब इनसे अगर हम लोग सामान मंगवाएंगे तो जीएसटी लगेगा। बिल्कुल ठीक बात है, पहले नहीं होता था। पहले स्विगी और जोमेटो ई कॉमर्स ऑपरेटर में कवर नहीं होते थे, और इसकी वजह से स्विगी और जोमेटो के ऊपर जीएसटी नहीं था। रेस्टोरेंट वाला जीएसटी देता था, एक अलग बात थी। वो उसमें भी ये था कि कुछ रेस्टोरेंट वाले देते थे, कुछ नहीं देते थे, कुछ कॉम्पोजिशन स्कीम फॉलो कर रहे थे। तो अब हमारी भारत सरकार ने कहा कि अगर कोई भी रेस्टोरेंट वाला स्विगी और जोमेटो के थ्रू या किसी भी और ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर फूड डिलीवरी का काम कर रहा है, तो फिर उस केस में भी हम लोग ई कॉमर्स ऑपरेटर के प्रोविजन अप्लाई करते हुए, ई कॉमर्स का प्रोविजन अप्लाई करते हुए आरसीएम की प्रोविजन लगा देंगे। दैट मीन्स जीएसटी जोमेटो और स्विगी वाले पे करेंगे इंस्टेड ऑफ पेइंग बाय द रेस्टोरेंट्स। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है पॉइंट नंबर डी के अंदर, यही वाला पॉइंट लिखा हुआ है, द सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज other than supply of restaurant services other than services supplied by restaurant eating joints located at a specified premises। अब यहाँ पे बात आ गई कि स्विगी और जोमेटो वाले जो आरसीएम के थ्रू पे करेंगे, वो किसके ऊपर पे करेंगे? सभी प्रकार के रेस्टोरेंट से अगर वो डिलीवरी का दे रहे हैं तो वहाँ पे आरसीएम के प्रोविजन लगेंगे और ई कॉमर्स ऑपरेटर उसके ऊपर पे करेगा जीएसटी। लेकिन ई कॉमर्स ऑपरेटर जीएसटी पे नहीं करेगा एक सिचुएशन में, दैट मीन्स आरसीएम का प्रोविजन नहीं लगेगा एक सिचुएशन में, और वो एक सिचुएशन क्या है? सुनिएगा ध्यान से। मान लीजिए आपको कभी किसी 4 स्टार होटल से या 5 स्टार होटल से खाना मंगवाना हो। मान लीजिए मैं दिल्ली में रहता हूँ और मेरे मन में आया कि यार हयात रेजेंसी नाम का एक होटल है, बड़ा अच्छा होटल है, और वहाँ से मेरे को एक पिज़्ज़ा मंगवाना है। तो फिर ऐसे सिचुएशन में क्या मैं हयात से पिज़्ज़ा मंगवा सकता हूँ? आंसर इज यस। क्या जोमेटो और स्विगी वाले ऐसी डिलीवरीज भी करवा देंगे? आंसर इज यस। क्या जोमेटो और स्विगी वाले जब ऐसे डिलीवरीज करवाएंगे तो क्या अभी भी आरसीएम लगेगा? आंसर इज नो। गवर्नमेंट ने कहा कि अगर किसी स्पेसिफाइड लोकेशन से जोमेटो और स्विगी वाले डिलीवरी कर रहे हैं या ई कॉमर्स ऑपरेटर डिलीवरी कर रहा है, तो फिर वहाँ पे हम लोग आरसीएम के प्रोविजन नहीं लगाएंगे। वहाँ पे नॉर्मल तरीके से फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, और जो रेस्टोरेंट वाला है वो उसके ऊपर जीएसटी पे करेगा, या होटल वाला जो है वो जीएसटी पे करेगा। और ध्यान रखना, वहाँ पे होटल्स के अंदर भी जो रेस्टोरेंट्स के थ्रू सर्विसेज हो रही हैं, वहाँ पे जीएसटी का रेट 5% नहीं है, 18% का रेट है, 18% का रेट वहाँ पे है। तो जैसे मान लीजिए अगर आप हयात में जाते हैं, ताज जाते हैं, या इस प्रकार के कोई 5 स्टार या 4 स्टार होटल में जाके खाना खाने के लिए सिर्फ जाते हैं, तो वहाँ पे जीएसटी का रेट 5% नहीं होगा, वहाँ पे जीएसटी का रेट 18% होगा। और साथ साथ में वहाँ से अगर आप खाना घर पे मंगवाते हैं तो जोमेटो और स्विगी वाले आपसे आरसीएम के हिसाब से जीएसटी नहीं पे करेंगे, जीएसटी फॉरवर्ड चार्ज के हिसाब से रेस्टोरेंट वाला पे करेगा, होटल वाला पे करेगा। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, उसकी मॉनेटरी लिमिट भी दी गई है, ध्यान से देखिएगा। स्पेसिफाइड प्रीमिसेस से हमारा मतलब है ऐसा कोई प्रीमिसेस जो होटल एकोमोडेशन दे रहा हो और जिसका जो पर डे का किराया है वो 7500 रुपीज़ पर डे के बराबर हो या उससे ज़्यादा हो। तो अगर कोई ऐसा होटल है जो रेंट चार्ज कर रहा है अपने कमरों के लिए 7500 रुपीज़ से ज़्यादा, और अगर उस होटल से आप खाना मंगवा रहे हैं जोमेटो स्विगी के थ्रू, तो फिर जोमेटो स्विगी के ऊपर आरसीएम के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे, सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 ई कॉमर्स ऑपरेटर के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे, वहाँ पे नॉर्मल फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के हिसाब से जीएसटी पे करना होगा। यहीं से एक और मुद्दा उठ के आता है। एक और मुद्दा ये उठ के आता है कि आप सबको ये बात अच्छे से पता है कि आजकल कुछ ऐसे लोग हैं जिनका कोई अपना रेस्टोरेंट नहीं है, जहाँ पे बैठने की, ग्राहक के बैठने की और बैठ के आराम से खाने की कोई सुविधा नहीं है, वो सिर्फ होम डिलीवरीज करते हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने घर पे ही खाना बनाते हैं
और अपने घर पे खाना बना के अपने घर से जोमेटो स्विगी के थ्रू डिलीवरीज पहुंचाते हैं अलग अलग लोकेशंस पे। नाउ ऐसे सिचुएशन में मान लीजिए मैं अपने ही घर पे खाना बना रहा हूँ, लार्ज क्वांटिटी में खाना बनाता हूँ और फिर मैं उस खाने को बेचता हूँ जोमेटो और स्विगी के थ्रू अलग अलग लोगों को मैं बेचता हूँ। आरसीएम तो है, कोई इश्यूज नहीं है, आरसीएम तो है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि क्या ये रेस्टोरेंट की कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा। जीएसटी का रेट 5% होगा या नॉर्मल 18% का रेट होगा, ये इसके ऊपर मुद्दा है। तो भारत सरकार ने इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दे दिया, जिससे रिलेटेड भारत सरकार ने एक सर्कुलर इशू किया अक्टूबर 2021 में। और अक्टूबर 2021 में इन्होंने जब सर्कुलर इशू किया तो उसके अंदर मेंशन किया कि ऐसी कोई भी सर्विस जहां पे आप खाना बना रहे हैं, जो किचन की सर्विसेज हैं, जहां पे किचन है, खाना बन रहा है, तो चाहे वहां वो रेस्टोरेंट की कैटेगरी में आता हो या रेस्टोरेंट की कैटेगरी में ना आता हो, अगर आप आग जला के खाना बना रहे हैं तो उसे रेस्टोरेंट की कैटेगरी में ही रखा जाएगा और जीएसटी का रेट 5% का ही अप्लाई होगा। और अगर आप जोमेटो स्विगी के थ्रू दे रहे हैं तो आरसीएम भी लगेगा, आरसीएम भी लगेगा। फिर यहां से एक और मुद्दा उठ के आया, मुद्दा ये उठ के आया कि साहब जो आइसक्रीम पार्लर्स होते हैं जहां पे कुकिंग नहीं हो रही, आप आइसक्रीम पार्लर्स में जाए वहां कोई कुकिंग थोड़ी ना होती है, उनके पास ऑलरेडी आइसक्रीम्स बने होते हैं, वो आइसक्रीम्स को यूज करके संडेज वगैरह बना के आपको दे देते हैं या आइसक्रीम्स को वहां से निकाल के कप के अंदर डाल के आपको दे देते हैं। तो फिर ये जो आइसक्रीम पार्लर्स हैं, क्या ये भी रेस्टोरेंट की कैटेगरी में आएंगे, क्या ये भी किचन की कैटेगरी में आएंगे और रेस्टोरेंट के हिसाब से 5% का जीएसटी लगेगा? इसके ऊपर भी क्लैरिफिकेशन दे दिया और क्लैरिफिकेशन में इन्होंने इसके ऊपर भी कहा कि जो आइसक्रीम पार्लर्स हैं उनको हम लोग रेस्टोरेंट के सर्विसेज में नहीं रखेंगे, इसके ऊपर जीएसटी 5% का ना लगाते हुए 18% का जीएसटी लगाएंगे। और सर एक बार इसको फटाफट देखते हैं, पढ़ते हैं। पहला हमारे पास आ रहा है कंसेप्ट क्लाउड किचन का या सेंट्रल किचन का। क्लाउड किचन और सेंट्रल किचन, मैं दिल्ली की बात करता हूँ। दिल्ली में एक बहुत फेमस चाप बेचने वाला है वाह जी वाह के नाम से, वाह जी वाह, और ऐसे ही 2-4 और भी हैं। अब ये लोग क्या करते हैं कि अपनी सेंट्रल किचन है, लेटर से गुड़गांव में, गुड़गांव की किसी इंडस्ट्रियल एरिया में सेंट्रल किचन है, वहाँ पे ये हाफ कुक्ड सामान रेडी करते हैं और अपने सारे फ्रेंचाइजी सेंटर्स पे पहुँचा देते हैं। फ्रेंचाइजी सेंटर वाला उसको सिर्फ गर्म करता है और गर्म के प्रोसेस में ही वो जो हाफ कुक्ड है वो फुल कुक्ड हो जाता है और गर्म करके ग्राहक को उसके बाद बेचता जाता है। तो क्या ये गर्म करके बेचने का काम जो है, क्या ये भी रेस्टोरेंट की कैटेगरी में आएगा? क्या इसको भी 5% का जीएसटी लगेगा? आंसर इज यस। क्या यहाँ पे भी जोमेटो और स्विगी के थ्रू का डिलीवरी हो तो आरसीएम लगेगा? आंसर इज यस। आइए जरा पढ़ते हैं। सर्विसेज बाय क्लाउड किचन एंड सर्विसेज बाय सेंट्रल किचन। डेफिनेशन ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज, इन्होंने रेस्टोरेंट सर्विसेज को डिफाइन कर दिया, पहले नहीं था, पहले ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं थी, अब डिफाइन कर दिया। रेस्टोरेंट सर्विसेज मीन्स सप्लाई ऑफ एनी सर्विस ऑफ फूड और एनी अदर आर्टिकल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। किसी भी प्रकार का फूड हो या फूड के अलावा कोई और ऐसी चीज़ हो जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए हो, या किसी प्रकार की कोई ड्रिंक अगर आप दे रहे हो विच इज़ प्रोवाइडेड बाय अ रेस्टोरेंट और विच इज़ प्रोवाइडेड बाय एन ईटिंग जॉइंट इंक्लूडिंग मेस, कैंटीन्स, whether it is the idea of consumption on or take away from the premises where such food or any other article for human consumption or drink is supplied। तो या तो उनके अपने पास बैठने की, खाने पीने की सुविधा हो या टेक अवे हो, दोनों को कवर कर दिया और दोनों को रेस्टोरेंट सर्विसेज के अंदर इन्होंने रख दिया। साथ साथ में इन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है। ये कहते हैं रेस्टोरेंट सर्विसेज के अंदर आप इंक्लूड करेंगे सभी प्रकार के रेस्टोरेंट्स, कैफ़े और बाकी सिमिलर फैसिलिटीज़ को भी आप कवर अप करेंगे। कई बार स्टूडेंट्स आर्गूमेंट्स करते हैं, सर मान लीजिए अगर पिज़्ज़ा है तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए तो हम लोग माइक्रोवेव ओवन वगैरह यूज़ कर लेते हैं, तो उसके लिए उसको
कुकिंग की कैटेगरी में ना रखते हुए उसको हम लोग यहाँ से हटा दें और रेस्टोरेंट सर्विसेज से हटा दें, तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, अगर आप कैफ़ेज वगैरह चला रहे हैं जहाँ पे प्रॉपर कुकिंग नहीं हो रही है, स्टिल हम उसको मानेंगे कि वो रेस्टोरेंट सर्विसेज है और आप रेस्टोरेंट सर्विसेज की कैटेगरी में ही उसको रखेंगे। चाहे आप रूम सर्विस दे रहे हो या डिलीवरी सर्विसेज दे रहे हो या अपने प्रीमिसेस के ऊपर बिठा के खिला रहे हो, हर प्रकार से उसे रेस्टोरेंट सर्विसेज की कैटेगरी में रखा जाएगा। अब इन सारी बातों का कंक्लूजन ये है, देयरफॉर इट इज क्लियर दैट टेक अवे सर्विसेज and door delivery services for consumption of foods are also considered as our restaurant services, and thus the service of cooking and supply of food, even if it is exclusively by the takeaway or door delivery or through our restaurant, would be covered by the restaurant services. Thus this would cover the services which are provided by cloud kitchen and central kitchen. मैंने आपको वाह जी वाह का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया। जीएसटी का रेट क्या होगा? जीएसटी का रेट होगा 5%, जहाँ पे आईटीसी अप्लाई नहीं होगा। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको कहा ब्रिक्स के केस में 6% नो आईटीसी। इसी प्रकार से जो अगला हमारा मुद्दा था वो था आइसक्रीम पार्लर से रिलेटेड। आइसक्रीम पार्लर वाले क्या करेंगे, या आजकल आपने देखा होगा वॉफल वाली भी आजकल बहुत ज़्यादा शॉप्स खुल गई हैं, आउटलेट्स खुल गए हैं। वॉफल कंपनी नाम से एक ब्रांड आता है, यहाँ दिल्ली में बड़ा फेमस है। तो वॉफल कंपनी वॉफल बना के बेच रही है, कुकिंग नहीं है, वो सिर्फ उनके पास अलग अलग तरह के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, उनको यूज़ करके वो वॉफल्स बनाते हैं। या फिर आइसक्रीम पार्लर्स के बारे में हम लोग बात करें, कॉफ़ी शॉप्स के बारे में हम लोग बात करें, तो ये सब कुछ कौन सी कैटेगरी में आएगा? बी केयरफुल। कंसेप्ट है आइसक्रीम पार्लर्स सेल ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड आइसक्रीम्स and they do not have a character of the restaurant. Ice cream parlors, they do not engage in any form of cooking during the course of providing the services. Thus, their activity entails the supply of ice cream as goods which are a manufactured as item and not as a service, even if the certain ingredients of the services are present. The rate of GST will be 18% and not 5%। तो क्या ये है कि जो आइसक्रीम पार्लर्स हैं वहाँ पे किसी प्रकार की कोई कुकिंग नहीं हो रही है, इस वजह से उसे रेस्टोरेंट्स की कैटेगरी में नहीं रखा। लेकिन अगर हम लोग वॉफल वाली कंपनीज की बात करें, जैसे मैं कह रहा था वॉफल कंपनी, उसके बारे में बात करें तो वहाँ पे प्रॉपर कुकिंग है, इवन दो वहाँ पे कोई गैस का यूज़ नहीं हो रहा, वहाँ पे इन दो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का यूज़ है, लेकिन कुकिंग है, इस वजह से उसको आप नॉर्मल रेस्टोरेंट्स में रखेंगे। आइसक्रीम पार्लर्स में कुकिंग नहीं है, इस वजह से आप उसको नॉर्मल रेस्टोरेंट्स की कैटेगरी में नहीं कवर अप करेंगे। तो एक हमारे पास ये अमेंडमेंट है जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया। पहले चैप्टर बेसिक्स में कोई अमेंडमेंट नहीं, चार्जेबिलिटी में जो अमेंडमेंट्स हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। अमेंडमेंट्स चार्जेबिलिटी के, इनको अच्छे से करके जाना, पूरे चांसेस हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज के अंदर पूछा जाएगा। रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में जो अमेंडमेंट था दैट वाज रिलेटेड टू दिस वन ब्रिक्स वाला, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। लेकिन एक और अमेंडमेंट इसके अंदर आया रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में। आपको याद है रजिस्ट्रेशन का चैप्टर जब हमने किया था तो वहाँ पे मैंने आपको रूल नंबर 10A करवाया था। रूल नंबर 10A ये था कि रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपको 45 डेज के अंदर अंदर अपने बैंक की डिटेल्स सबमिट करनी ज़रूरी होती है। 45 डेज के अंदर अंदर आप अपनी बैंक की डिटेल्स सबमिट कर दीजिएगा। मैक्सिमम 45 डेज है, मैक्सिमम 45 डेज है, लेकिन आप 45 डेज से पहले भी कर सकते हैं, लेकिन 45 डेज के अंदर अंदर आपको अपनी बैंक की डिटेल्स सबमिट कर देनी होती है। 45 डेज हम लोग कहाँ से चेक करते हैं? फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, या जब आपकी जीएसटी या रिटर्न की ड्यू डेट आ गई वहाँ से, विच एवर इज अर्लियर। अब प्रॉब्लम ये है कि जो रूल नंबर 10A है उसके अंदर प्रॉब्लम इशू ये था कि भाई कौन सा बैंक अकाउंट देना है, कौन सा बैंक अकाउंट देना है। बैंक अकाउंट तो देना है, चलो ठीक है, समझ आ गया, लेकिन कौन सा बैंक अकाउंट? तो उन्होंने इस पर क्लैरिफिकेशन दिया है, हमारी सरकार ने क्लैरिफिकेशन दिया है और गवर्नमेंट ने कहा कि प्रोप्राइटरशिप कंसर्न अगर है तो प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में
पैन ऑफ द प्रोप्राइटर शैल बी लिंक्ड विद आधार नंबर ऑफ द प्रोप्राइटर। तो एक तो इन्होंने ये कह दिया कि साहब आपने अपना पैन नंबर को अपने आधार के साथ लिंक करना है और पैन और आधार लिंक होने चाहिए, और उससे रिलेटेड जो बैंक अकाउंट है आपने उस बैंक अकाउंट की डिटेल्स सबमिट करनी है। एक तो इन्होंने ये बात बोल दी और उसके साथ साथ में रूल नंबर 10B इन्होंने यहाँ पे रूल नंबर 10B एक नया रूल इंट्रोड्यूस कर दिया, दैट इज रिलेटेड टू आधार ऑथेंटिकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन। रूल 10B में इन्होंने ये लिखा कि कुछ पर्टिकुलर कामों के लिए आधार होना आपके पास जरूरी है। अब वो कुछ पर्टिकुलर काम कौन कौन से हैं, पहले तो वो काम से पढ़ते हैं कि कौन कौन से वजहों से आपके पास आधार होना जरूरी है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं अब जिसके लिए आपको आपके पास आधार जरूरी है। वो है, अगर आप एप्लीकेशन दे रहे हैं फॉर द रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है, आप अपने रजिस्ट्रेशन को का जो कैंसिलेशन है उसे रिवोक करवाना चाहते हैं, और उसके रिवोक के लिए अगर आप एप्लीकेशन दे रहे हैं तो आपका आधार पैन के साथ और बाकी सारी आधार होना आपके पास ज़रूरी है। इसी प्रकार से अगर आप रिफंड के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं तो आपके पास आधार होना ज़रूरी है। इसी प्रकार से अगर आप IGST का रिफंड ले रहे हैं क्योंकि आपने गुड्स को इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट किया है तो वहाँ पे भी आपके पास आधार होना ज़रूरी है। इन 3 पर्पसेस के लिए आधार होना आपके लिए ज़रूरी है। बिना आधार की इंफॉर्मेशन के ये 3 काम नहीं हो पाएंगे। कौन कौन से 3 काम हैं? पहला, अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है और आप उसको रिवोक करवाना चाहते हैं, पहला। दूसरा, अगर आपको GST का रिफंड लेना है। तीसरा, आपने गुड्स को इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट किया था और IGST का आपने रिफंड लेना है। तो इन तीनों चीज़ों के लिए आपके पास पैन नंबर होना ज़रूरी है। मान लीजिए पैन है ही नहीं आपके पास, पैन कह रहा हूं आधार, मान लीजिए आधार है ही नहीं आपके पास, तो क्या करें? सरकार ने कहा कोई बात नहीं, आधार नहीं है कोई बात नहीं, जाओ आधार अप्लाई करो। आधार अप्लाई करोगे एक बार, जब आप आधार अप्लाई करोगे तो आधार के अप्लाई करने पे आपको उसके क्रेडेंशियल्स मिलेंगे, वो हमारे साथ शेयर करो। जैसे आपको आधार इनरोलमेंट ID स्लिप मिली होगी, वो हमें दीजिए, और साथ साथ में इनमें से कोई एक चीज़ और हमें दीजिए, अपनी बैंक पासबुक दीजिए फोटोग्राफ के साथ, अपना वोटर ID कार्ड दीजिए, पासपोर्ट दीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस दीजिए, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट दीजिए ताकि हम आपकी आइडेंटिटी कंफर्म कर पाए। ये अमेंडमेंट इस वजह से किया गया क्योंकि रिसेंट पास्ट में बहुत सारे फ्रॉड हुए रिफंड्स से रिलेटेड। गवर्नमेंट ने रिफंड्स दिए जो कि जेन्युइन पार्टीज नहीं थी, वहाँ पे भी रिफंड दिए। जहाँ पे कुछ फ्रॉड्स के केसेस है वहाँ पे भी रिफंड दिए। तो गवर्नमेंट अब इंश्योर करना चाहती है कि फ्रॉड के केसेस नहीं है, इंश्योर करना चाहती है कि रिफंड बिल्कुल जेन्युइन पार्टी को जा रहा है। इस वजह से आधार कंपल्सरी किया हुआ है। आधार अगर नहीं है तो आधार के लिए एप्लीकेशन दीजिए, एनरोलमेंट ID दीजिए, और साथ साथ में इनमें से कोई एक और डॉक्यूमेंट दीजिए जो आपकी आइडेंटिटी प्रूव कर रहा हो। आपकी पासबुक फोटोग्राफ के साथ, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस। और साथ साथ में ध्यान रखिएगा, जब आधार मिल जाएगा इन सब के बाद आधार मिल जाएगा तो फिर 30 डेज के अंदर अंदर आपको आधार नंबर इन्फॉर्म भी करना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपके पास ऑलरेडी पहले से ही आधार है, तो फिर रिफंड के लिए साथ साथ में रिवोकेशन की एप्लीकेशन देने के लिए आपको आधार नंबर मेंशन करना जरूरी होगा। आधार नंबर किसका मेंशन करना है? यहाँ पे लिखा है आधार नंबर मेंशन करना होगा किसका? अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो प्रोप्राइटर का आधार नंबर दीजिए। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो किसी भी पार्टनर का आधार नंबर दीजिए। अगर हिंदू अनमैरिड फैमिली है तो कर्ता का आधार नंबर दीजिए। इसी प्रकार से कंपनी की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो मैनेजिंग डायरेक्टर का आधार दीजिए या होल टाइम डायरेक्टर का आधार दीजिए। अगर आप किसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, किसी सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो फिर मैनेजिंग कमेटी का जो भी मेंबर है उसका आधार दीजिए। इसी प्रकार से अगर आप ट्रस्ट की बात कर रहे हैं तो जो ट्रस्ट का ट्रस्टी है उसका आधार दीजिए, या और साथ में किसी भी प्रकार का जो भी ऑथराइज्ड सिग्नेटरी है उसका आधार नंबर देना जरूरी है। मेरे बेटा,
ये ज़रूरी होगा, बार बार बोल रहा हूँ, 3 सिचुएशंस में। 3 सिचुएशन कौन कौन सी? पहला, कैंसिलेशन हुआ, उसका रिवोकेशन करवाना है। दूसरा, रिफंड लेना है। तीसरा, गुड्स को इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट किया और आईजीएसटी का रिफंड लेना है। तो उस केस में ये आपके लिए कंपलसरी है, ज़रूरी है। इसके साथ साथ में एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स वाला कंसेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है रजिस्ट्रेशन में। और अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं अपना अगला टॉपिक, दैट इज द चैप्टर ऑफ सप्लाई। सप्लाई के चैप्टर में क्या अमेंडमेंट है बेटा? सप्लाई के चैप्टर में एक छोटा सा अमेंडमेंट है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये रेलेवेंट अमेंडमेंट है। और अमेंडमेंट हुआ क्योंकि 2019 में अभी कुछ टाइम पहले सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवररूल करते हुए इन्होंने अमेंडमेंट किया है, हमारी सरकार ने अमेंडमेंट किया है। आपको याद है जब हम लोग सप्लाई का चैप्टर करते हैं तो सप्लाई के चैप्टर में हम लोग सेक्शन नंबर 7 कवर करते हैं। और सेक्शन नंबर 7 में हम लोग सेक्शन 7(1)(a), सेक्शन 7(1)(b), सेक्शन 7(1)(c) और सेक्शन 7 सब सेक्शन 1(a) हम लोग कवर करते हैं। ये जो सेक्शन 7(1) क्लॉज ए है और फिर सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी है, इन दोनों के बीच में एक नया सेक्शन इन्होंने इस बार इंसर्ट किया है। ये जो नया सेक्शन है, ये नया सेक्शन इंसर्ट किस वजह से हुआ वो समझते हैं। आपको याद है कि हम लोग जब सप्लाई का चैप्टर करते हैं तो वहां पे 3 शेड्यूल्स भी करते हैं। शेड्यूल नंबर 1 आता है डीम्ड सप्लाई का, जहां पे अगर कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है तो भी हम लोग सप्लाई मानेंगे। फिर हमारे पास शेड्यूल 2 आता है, जहां पे ये कहा जाता है कि अगर कोई एक्टिविटी सप्लाई है तो क्या उसे सप्लाई ऑफ गुड्स कहेंगे या सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहेंगे। और उसके बाद हमारे पास शेड्यूल नंबर 3 आ जाता है, जो कि नेगेटिव लिस्ट का है। जो शेड्यूल नंबर 2 है, उस शेड्यूल नंबर 2 के अंदर हमारे पास कंसेप्ट आता है कि क्या एक्टिविटी सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। तो बहुत सारे पॉइंट्स इसके अंदर हम लोग कवर करते हैं, बहुत सारे केसेस हम लोग इसके अंदर कवर करते हैं, जहाँ पे ये सीखते हैं कि क्या इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को सप्लाई ऑफ गुड्स कहेंगे या सप्लाई ऑफ सर्विसेज कहेंगे। उन्हीं के अंदर आखिरी पॉइंट हमारे पास आता है, द सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। बेसिकली ये पॉइंट आता है क्लब्स से रिलेटेड। आप सबको ये बात अच्छे से पता है कि क्लब्स में प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी अप्लाई होता है। प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी का क्या मतलब हुआ? प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी का मतलब कुछ इस प्रकार से है। मान लीजिए मैं और अपने साथ में 20-21 दोस्तों को मिला देता हूं, हालांकि 11 चाहिए होते हैं बेर मिनिमम, लेकिन मैंने 20-21 की बात कर दी। मैं अपने साथ अपने 20-21 दोस्तों को मिला देता हूं और हम लोग सारे लोग कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं अपने म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। और अब हमारा ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप को हम लोग क्लब का नाम दे सकते हैं, जहां पे उस पैसे को यूज करके हम अलग अलग प्रकार के एसेट्स परचेज करेंगे, जिसको हम लोग सारे खुद यूज भी कर सकते हैं। तो एज अ मेंबर ऑफ अ क्लब मैंने कंट्रीब्यूशन दिया, पैसा दिया, और उस पैसे का यूज भी मैं खुद ही कर रहा हूं अलग अलग फैसिलिटीज के नाम से। दैट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी है। यहाँ पे मैं और क्लब वो एक ही व्यक्ति है, 2 अलग अलग व्यक्ति नहीं है। जितने मेंबर्स हैं वो मेंबर्स आपस में मिलकर ही एक क्लब फॉर्म करते हैं। अब कंसेप्ट यहाँ पे ये है कि क्या क्लब अगर अपने मेंबर को या मेंबर अपने क्लब को कोई सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कोई गुड्स प्रोवाइड करता है, तो उसे सप्लाई कहे या ना कहे। और क्या अगर वो सप्लाई है तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। तो यहाँ पे हमारे पास कंसेप्ट था शेड्यूल नंबर 2 में, जहाँ पे ये कहा गया था कि द फॉलोइंग विल बी रिगार्डेड एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स। इन सबको हम लोग सप्लाई ऑफ गुड्स कहेंगे क्लब के केस में। कौन कौन से केसेस थे? वेयर इट वॉज अ सप्लाई ऑफ गुड्स बाय AOP BOI टू द मेंबर्स फॉर द डेफर्ड पेमेंट और फॉर द वैल्यूएबल कंसिडरेशन। तो यहाँ पे बेसिकली क्लब्स के बारे में बात हो रही थी। अगर क्लब्स आपको कोई गुड्स दे रहा है तो उसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानते हुए हम लोग सप्लाई ऑफ गुड्स के प्रोविजंस के हिसाब से GST लगाते थे, क्लब्स का प्रोविजन। अब हुआ ऐसा कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का केस का नाम है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस कलकत्ता क्लब लिमिटेड। 2019 की जजमेंट है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जजमेंट में कहा
कि क्लब्स एंड मेंबर्स दे आर द सेम एंटिटीज, और आप इन दोनों को, क्लब को और उसकी एंटिटी को आप अलग अलग नहीं, क्लब को और मेंबर की एंटिटी को आप अलग अलग नहीं कर सकते। सो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी लगाते हुए इन्होंने कहा कि यहाँ पे ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों अलग अलग नहीं हो सकते। अब मेंबर ऑफ अ क्लब एंड अ क्लब कैन नॉट बी अ टू सेपरेट पर्सन्स, और इसी वजह से क्लब को अगर अपने मेंबर्स को कोई चीज़ सप्लाई करके कोई मुनाफा हो रहा है तो वो मुनाफा नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति अपने साथ काम करके मुनाफा नहीं कमा सकता। तो यहाँ पे हमारे पास एक बहुत बड़ी रूलिंग आ गई सुप्रीम कोर्ट की, 2019 की रूलिंग है हालांकि ये। अब इस 2019 की रूलिंग को ओवररूल करते हुए गवर्नमेंट ने फिर ये कहा कि भाई क्लब्स के केस में ऐसे तो फिर जीएसटी चार्ज करना भी मुश्किल होगा, जहाँ पे अगर फूड्स एंड ड्रिंक सर्व हो रहा है या किसी प्रकार के और गुड्स दिए जा रहे हैं या कोई गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज हो रही हैं, तो वहाँ पे फिर जीएसटी भी चार्ज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने अब अमेंडमेंट ये किया कि जो सप्लाई की डेफिनेशन है, उस सप्लाई के डेफिनेशन के अंदर ही इन्होंने लिख दिया कि क्लब अगर अपने मेंबर्स को गुड्स दे रहा है, सर्विसेज दे रहा है, उससे सर्विसेज मानेंगे, गुड्स मानेंगे, सप्लाई मानेंगे और उसके ऊपर जीएसटी लगाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट की ये जो रूलिंग है स्टेट ऑफ बंगाल वर्सेस कलकत्ता क्लब लिमिटेड, इसको ओवररूल किया बाय डूइंग दिस अमेंडमेंट सेक्शन 71AA, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली जो शेड्यूल नंबर 2 है, उस शेड्यूल नंबर 2 के अंदर जो लास्ट पॉइंट है उसको भी इन्होंने हटा दिया, उसको भी उन्होंने यहाँ से ओमिट कर दिया है। इवन दिस हैज बीन ओमिटेड, और इस पॉइंट को हटा के, इस पॉइंट को इन्होंने यहाँ से हटाया, ओमिट कर दिया, और ओमिट करके इन्होंने ये वाला पॉइंट खत्म कर दिया, एंड साथ साथ में सेक्शन 71AA इंट्रोड्यूस कर दिया। आइए जरा पढ़ते हैं 71AA क्या कहता है। 71AA कहता है, एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शंस बाय अ पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स और अ वाइस वर्सा। तो अगर कोई क्लब है, वो क्लब अगर अपने मेंबर को सर्विसेज दे रहा है, गुड्स दे रहा है, या वो मेंबर अपने क्लब को गुड्स या सर्विसेज दे रहा है, तो फिर अदर देन इंडिविजुअल, ये ध्यान रखिएगा, फॉर कैश और फॉर डेफर्ड पेमेंट और फॉर एनी अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, देन इट विल बी रिगार्डेड एज अ सप्लाई। तो आप उसे सप्लाई की कैटेगरी में रखेंगे, जीएसटी लगाएंगे। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है यहाँ पे, इन्होंने कहा है कि notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, चाहे किसी भी कानून में कुछ भी लिखा हो, हम उसको फॉलो नहीं करेंगे। आपको बता देता हूं, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 366 पढ़ेंगे तो वहां पे क्लब्स और मेंबर्स के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, आर्टिकल 366 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन यहां पे ये कह रहा है कि हम किसी कानून को नहीं मानेंगे, चाहे किसी भी कानून में कुछ भी लिखा हो, हम तो यहां पे इसको सप्लाई ही मानेंगे। सो नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स और एनी जजमेंट और एनी डिग्री और एनी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट और ऑफ एनी ट्रिब्यूनल अथॉरिटी, the person and the members or the constituents shall be deemed to be two separate persons, and the supply of activity or transaction inter se का मतलब होता है आपस में, shall be deemed to take place from one person to another. Thus, supply of goods or services by clubs to its members and vice versa will be regarded as a supply. तो इन्होंने यहाँ पे ये कह दिया कि चाहे कोई सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग कुछ भी कह रही हो, किसी अथॉरिटी की, किसी कोर्ट की रूलिंग कुछ भी कह रही हो, चाहे किसी भी कानून में कुछ भी लिखा हो, लेकिन हम मानेंगे कि क्लब और उसके मेंबर्स जो हैं ये दो अलग अलग पर्सन्स हैं। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी को इन्होंने यहाँ पे ख़त्म किया, और यहाँ पे इन्होंने कहा कि साहब हम लोग यहाँ पे दो अलग अलग पर्सन्स मानते हुए अब हम लोग इनके आपस में जो ट्रांजैक्शंस हो रही है उसे सप्लाई मानते हुए इसके ऊपर हम लोग जीएसटी भी अप्लाई करेंगे। तो ये एक बदलाव आया, विच आई सीरियसली बिलीव इज समथिंग विच इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एट सीए इंटरमीडिएट और फॉर दैट मैटर सीएस एग्जीक्यूटिव एंड सीएमए इंटरमीडिएट लेवल। तो शुड नॉट बी अ बिग इशू। तो आप इसको अगर आपसे स्किप कर देंगे तो नुकसान नहीं होगा।
इसके बाद हमारे पास चैप्टर आता है एग्जामिशंस का, जीएसटी एग्जामिशंस। जीएसटी एग्जामिशंस में कुछ छोटे छोटे बदलाव हैं। जैसे आप सबको याद है हम लोगों ने टॉपिक किया था सर्विसेज विच आर गिवन टू द गवर्नमेंट। अगर सर्विसेज सरकार को दे रहे हैं, इफ द सर्विसेज आर गिवन टू द गवर्नमेंट, तो ऐसे केस में क्या होगा? मैंने आपको दो अलग अलग केसेस करवाए थे, सर्विसेज गिवन बाय द गवर्नमेंट एंड सर्विसेज गिवन टू द गवर्नमेंट, दोनों अलग अलग किए थे। हम लोगों ने कंसेप्ट किया था प्योर सर्विसेज का। प्योर सर्विसेज का मतलब है जहां पे सिर्फ सर्विसेज इन्वॉल्व है, जहां पे कोई गुड्स इन्वॉल्व नहीं है। उदाहरण के तौर पे कंसल्टेंसी का काम, जब आप किसी को सलाह देते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, तो वहां पे सिर्फ सर्विसेज इन्वॉल्व होती हैं, गुड्स इन्वॉल्व नहीं होते। तो अगर प्योर सर्विसेज का केस है और सर्विसेज दी जा रही हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरी को, लोकल अथॉरिटी को, गवर्नमेंटल अथॉरिटी को या गवर्नमेंट एंटिटी को, तो वो एग्जेम्प्ट हुआ करता था, टैक्सेबल नहीं था। अब इन्होंने क्या किया है, गवर्नमेंटल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी दोनों को यहां से हटा दिया, एग्जम्पशन की लिस्ट से हटा दिया। अगर एग्जम्पशन की लिस्ट से हटा दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि अब अगर सर्विसेज आप गवर्नमेंट एंटिटी को दे रहे हैं या फिर आप गवर्नमेंटल अथॉरिटी को दे रहे हैं, तो फिर वो टैक्सेबल होगा, वो एग्जेप्ट नहीं होगा। तो एक इन्होंने अमेंडमेंट यहां पे किया। कॉरस्पॉन्डिंगली अमेंडमेंट एंट्री नंबर 3A में भी आया, जहां पे हम लोग बात करते हैं कॉम्पोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। याद रखिएगा एंट्री 3 जो थी वहां पे सिर्फ सर्विसेज की बात हो रही है, गुड्स की बात नहीं हो रही, जैसे कंसल्टेंसी। और अगर हम लोग 3A की बात करें तो 3A में गुड्स और सर्विसेज दोनों इन्वॉल्व हैं, जहां पे गुड्स की वैल्यू मैक्सिमम टू मैक्सिमम 25% हो सकती है टोटल वैल्यू के। गुड्स की वैल्यू मैक्सिमम टू मैक्सिमम 25% हो सकती है टोटल वैल्यू के। तो उस केस में भी हम लोग पहले ये सीखते थे कि सर्विसेज अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया, स्टेट गवर्नमेंट को दिया, यूनियन टेरिटरी को दिया, लोकल अथॉरिटी को दिया, साथ साथ में गवर्नमेंटल अथॉरिटी को दिया, गवर्नमेंट एंटिटी को दिया, तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा। लेकिन अब अमेंडमेंट ये है कि गवर्नमेंटल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी को अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं, कॉम्पोजिट सप्लाई के सर्विसेज दे रहे हैं, तो उस केस में कॉम्पोजिट सप्लाई है तो उस केस में जीएसटी चार्ज होगा, एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। तो ये दो अमेंडमेंट्स हमारे पास यहाँ पे आए हैं। बाकी एंट्री नंबर 72 का अमेंडमेंट तो ये पहले से ही था, जो हम लोग मई 22 के एग्जाम में ऑलरेडी कर चुके थे। एक और अमेंडमेंट आया, दैट इज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स विद और विदाउट अकम्पनीड बिलोंगिंग्स। ये अमेंडमेंट इस वजह से आया क्योंकि ई कॉमर्स ऑपरेटर में सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 में अमेंडमेंट आया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 करवाया था, उसके अंदर अमेंडमेंट था, जिसकी वजह से यहां पे भी अमेंडमेंट आया एग्जामिशंस में। अमेंडमेंट क्या है, याद करिए एंट्री नंबर 15। एंट्री नंबर 15 जो था उसमें हम लोग सीखते हैं कि अगर पैसेंजर का ट्रांसपोर्टेशन है, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, याद है ना, तो ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर्स अगर हैं और वो ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर बाय एयर है फ्रॉम बागडोगरा या सिक्किम, अरुणाचल, त्रिपुरा, नागालैंड, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, यहाँ पे आप जा रहे हो या यहाँ से आप आ रहे हो, तो एयर टिकट के ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। इसी प्रकार से हम लोग ये सीखा था कि अगर ट्रांसपोर्टेशन पैसेंजर है बाय अ नॉन एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, नॉन एयर कंडीशन स्टेज कैरेज। स्टेज कैरेज और कॉन्ट्रैक्ट कैरेज का डिफरेंस मैंने आपको बड़े अच्छे से समझाया था। स्टेज कैरेज में तो मैंने आपको डीटीसी बस की टिकट भी दिखाई थी और डीटीसी बस की टिकट के साथ आपको सारी बात समझाई थी। एयर कंडीशन बसेस हैं, टैक्सेबल है, नॉन एयर कंडीशन बसेस हैं, एग्जेम्प्ट है, स्टेज कैरेज है तो भी एग्जेम्प्ट है, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है तो भी एग्जेम्प्ट है। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में भी आपको याद होगा बैंड वालों का एग्जाम्पल दिया था, बारात को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, बैंड वालों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, उसके लिए बसेस हायर की जाती हैं। वो सारे एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से याद आ रहे हैं। अब अमेंडमेंट क्या है, अमेंडमेंट ये है कि ये जो पॉइंट बी है और ये जो पॉइंट सी है, इसके अंदर अगर बसेस हैं या फिर अगर कोई और ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, और वो अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर में कवर हो रहा है, तो फिर एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ एवर एग्जम्पशन टू पॉइंट बी एंड पॉइंट सी शैल नॉट अप्लाई if the services are supplied through
एन ई कॉमर्स ऑपरेटर। और ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर आप ये सर्विसेज दे रहे हैं, दैट मीन्स अगर बसेस ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू ये सर्विसेज दे रही हैं, तो चाहे वो नॉन एयर कंडीशन बसेस हैं तो भी टैक्सेबल होगा, चाहे वो नॉन एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है, स्टेज कैरेज है, तो भी टैक्सेबल होगा, एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। बिल्कुल इसी प्रकार से एंट्री नंबर 17 में भी अमेंडमेंट हुआ। आप सबको ये बात अच्छे से पता है कि ओला उबर की टैक्सीज तो हैं, लेकिन अब ओला उबर वालों ने ऑटो रिक्शा के साथ भी टाई अप कर लिया है। ऑटो रिक्शा भी, मैंने अभी कुछ दिन पहले, अभी मेरी मदर ने अपनी मदर के घर जाना था, दैट मीन्स नानी के घर जाना था, तो मेरी मदर ने मेरे को कहा कि भाई मेरे लिए ऑटो बुक कर देना। तो मैंने ओला था या शायद उबर था, उसके थ्रू मैंने ऑटो बुक करा। ऑटो मेरे बिल्कुल घर के नीचे तक आया और हम लोगों ने ऑटो वाले को की सर्विसेज यूज करी थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। नाउ द इशू राइजेस कि अगर कोई मीटर्ड कैब्स हैं, अगर कोई मीटर्ड कैब्स हैं, काली पीली टैक्सी, देन ऑटो रिक्शा है, तो इन लोगों ने, अगर ई रिक्शा है, अगर इन लोगों ने ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सर्विसेज दी हैं, तो फिर इनकी सर्विसेज के ऊपर भी जीएसटी लगेगा, जहां पे ई कॉमर्स ऑपरेटर आरसीएम के बेसिस के ऊपर जीएसटी पे करेगा। सो पॉइंट नंबर ए, रेलवे एग्जेम्प्ट है, चाहे वो अगर रेलवे एग्जेम्प्ट है, अगर वो सेकंड क्लास में है, स्लीपर क्लास में है, जनरल क्लास में है, इसका मतलब फर्स्ट क्लास और एयर कंडीशन वाला टैक्सेबल है, पहले भी था, अब भी ऐसे ही रहेगा। मेट्रो, मोनोरेल, ट्रामवे पहले भी एग्जेम्प्ट था, अब भी एग्जेम्प्ट है। इनलैंड वाटरवेज, लेक्स एंड रिवर्स पहले भी एग्जेम्प्ट था, अब भी एग्जेम्प्ट है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन वेयर अदर देन प्रीडोमिनेटली यूज फॉर टूरिज्म पर्पसेस पहले भी एग्जेम्प्ट था, अब भी एग्जेम्प्ट है। लेकिन मीटर्ड कैब्स इज काली पीली टैक्सी। कलकत्ता की बात करें तो पीली टैक्सी, बम्बई की बात करें काली पीली टैक्सी, दिल्ली की बात करें काली पीली टैक्सी। तो टैक्सीज के बारे में बात करें, मीटर्ड कैब्स, ऑटो रिक्शाज, ई रिक्शाज पहले एग्जेम्प्ट थे, लेकिन अब अगर आपने ये सर्विसेज ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू दी है तो फिर एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, एग्जेम्पशन विड्रॉ कर दिया गया, अब वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो एग्जेम्पशंस के चैप्टर में ये छोटे छोटे से 2-3 बदलाव हैं और इसके अलावा और कोई चेंज नहीं है। आप यहाँ पे इस पेज में जितने भी चेंजेस देख रहे हैं, ये सारे के सारे चेंजेस मई 2022 में ऑलरेडी एप्लीकेबल हो चुके थे और हम लोगों ने इनको क्लास में डिस्कस भी कर दिया था। अगला चैप्टर हमारे पास आता है वैल्यू ऑफ द सप्लाई। वैल्यू ऑफ द सप्लाई में किसी तरह का कोई अमेंडमेंट, कोई बदलाव, कोई चेंज नहीं है। फिर हमारे पास चैप्टर आता है कॉम्पोजिट सप्लाई। कॉम्पोजिट सप्लाई में अगेन किसी तरह का कोई चेंज, कोई बदलाव नहीं है। बस एक चेंज आया, जो मैंने वो ब्रिक्स वाला आपको करवाया, फ्लाई ऐश वाला जो मैंने आपको करवाया, वो वाला अमेंडमेंट मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। इसके अलावा और कोई अमेंडमेंट नहीं है। एक और चैप्टर हमारे पास है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, आईटीसी का। आपको याद होगा इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो चैप्टर है उसके अंदर सेक्शन नंबर 16 हम लोग करते हैं, जहां पे कंडीशंस गिवन है कि आप आईटीसी कब क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के अंदर हमारे पास 5 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है कि आपके पास या तो डेबिट नोट हो या टैक्स इनवॉइस हो। दूसरी कंडीशन है कि आपने गुड्स रिसीव करे हो, गुड्स आपने या सर्विसेज रिसीव करी हो। इसका एक्सेप्शन केस आता है बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शंस का। तीसरा हमारे पास आता है कि सप्लायर ने टैक्स का पैसा, जीएसटी का पैसा सरकार को दिया हो। चौथी कंडीशन आती है सप्लायर ने जीएसटीआर 3B सबमिट करी हो। और पांचवी कंडीशन हमारे पास थी, पहले पुरानी कंडीशन याद करवाता हूं। पुरानी कंडीशन हमारे पास ये थी कि अगर एक व्यक्ति है जिसने कोई गुड्स परचेज करे हैं और सप्लायर ने इनवॉइस जो है वो अपलोड नहीं करा है अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करते समय, या इनवॉइस की डिटेल सबमिट नहीं करी है, तो फिर ये जो रिसीवर है ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5% तक अपना आईटीसी ले सकता था। 5% किसका? टोटल इनवॉइस जो अपलोड हो चुके हैं उनकी वैल्यू का। तो हम लोग बेसिकली ये कहते थे कि भाई जितनी आपकी इनवॉइसेस अपलोड हो चुके हैं उसका आप 105% निकाल लें। आपको याद होगा पहले ये 20 था, फिर ये 10 हुआ, फिर ये 5 हुआ, और अब इस बार का अमेंडमेंट है कि इन्होंने वो 5% वाली कंडीशन भी हटा दी है। तो इसका मतलब सीधा सीधा से ये हुआ कि अगर इनवॉइस अपलोडेड है
GSTR 1 के अंदर आ रहा है, सप्लायर की GSTR 1, रिसीवर के लिए GSTR 2A या 2B, अगर उसमें इनवॉइस की डिटेल्स आ रही हैं तो आप ITC क्लेम करोगे। अगर इनवॉइस की डिटेल्स नहीं आ रही हैं तो आप ITC क्लेम नहीं कर सकते हो। यू जस्ट कैन नॉट क्लेम द अमाउंट ऑफ ITC। यही हमारे पास कंडीशन नंबर 5 में आया, जो कि रूल नंबर 36 सब रूल नंबर 4 है, हमारे पास आ गया। नो ITC शैल बी अवेल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन रिलेटेड टू द इनवॉइसेस और द डेबिट नोट द डिटेल्स ऑफ विच आर रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड अनलेस। तो अगर आपको इनवॉइस इशू हुआ है और सप्लायर ने वो इनवॉइस की डिटेल GSTR 1 में सबमिट करा है, तब भी आप ITC ले पाएंगे, अदरवाइज आप ITC नहीं ले पाएंगे। तो मैं अगर आपको आसान भाषा में ये वाली बातें सारी एक बार बता दूं, हालांकि बता दिया है, अगर यहाँ से पढ़ दूं तो सिचुएशन क्या है। इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस है, डेबिट नोट अपलोड हो चुका है। अगर अपलोड हो चुका है तो आप पूरा का पूरा ITC ले लीजिए। अगर इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस है, डेबिट नोट अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, तो जो GSTR 1 में अपलोड नहीं हुआ उसका आपको ITC बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। जो पहले 5% मिल जाता था, अब वो 5% भी नहीं मिलेगा। इससे रिलेटेड मैंने आपको बड़े अच्छे से 2 एग्जाम्पल दिए हैं। ये एग्जाम्पल ऑलरेडी मैंने अपने बुक के अंदर भी दिए हुए हैं, आप लोगों ने एग्जाम्पल्स ऑलरेडी करे हुए हैं। सीधी सी बात, इनवॉइस अपलोड होगा बाय द सप्लायर, रिसीवर ITC क्लेम करेगा, अदरवाइज रिसीवर ITC क्लेम नहीं कर पाएगा। एज सिंपल एज दैट। इसके बाद हम लोग चैप्टर करते हैं टाइम एंड सप्लाई। टाइम एंड सप्लाई में किसी प्रकार का कोई अमेंडमेंट नहीं है, 0 अमेंडमेंट इज देयर टाइम एंड सप्लाई में। हमारे पास चैप्टर आता है पेमेंट ऑफ GST। पेमेंट ऑफ GST में भी किसी प्रकार का कोई अमेंडमेंट नहीं है। जो भी अमेंडमेंट हम यहाँ पे देख पा रहे हैं वो सारे मई 22 के लिए एप्लीकेबल थे, नवंबर 22 के लिए कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है। अमेंडमेंट है तो इनवॉइस में है, अमेंडमेंट है तो इनवॉइस में है, 2 अमेंडमेंट्स हैं इनवॉइस में। एक अमेंडमेंट तो है डायनेमिक QR कोड से रिलेटेड। आप सबको अच्छे से याद है, मैंने आपको डायनेमिक QR कोड का पूरी की पूरी कहानी सुनाई हुई है। बहुत अच्छे से बताइए कि डायनेमिक QR कोड बेसिकली होता क्या है और उसकी रेलेवेंस क्या है, और इनवॉइस के ऊपर प्रिंट करना होगा वो सारी डिटेल्स। इनवॉइस के ऊपर प्रिंट करना होगा अगर आपका जो टर्नओवर है वो 2017-2018 या उसके बाद कभी भी किसी भी एक साल में 500 करोड़ क्रॉस कर जाता है, तो डायनेमिक कोड आपको इनवॉइस के ऊपर प्रिंट करना ज़रूरी होगा, या आपको एक फैसिलिटी ऐसी देनी होगी जिसकी वजह से रिसीवर जो है वो डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कर सके। अब इसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं है, छोटा सा चीज़ ये है कि जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं जिनको UIN नंबर अलॉट किया गया है, जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं जिनको UIN अलॉट किया गया है, उनको भी हम लोग B2C की कैटेगरी में रखेंगे और डायनेमिक QR कोड अप्लाई होगा वहाँ पे भी। तो फॉर ऑल ट्रांजैक्शंस व्हिच हैव बीन डन बाय द सप्लायर विद UIN, वहाँ पे भी उसको हम लोग मानेंगे कि ये B2C ट्रांजैक्शन है, और B2C ट्रांजैक्शन मानते हुए वहाँ पे भी डायनेमिक QR कोड के प्रोविजन अप्लाई हो रहेंगे। बस इतना ही अमेंडमेंट है, कुछ नया पॉइंट ऐड हुआ है और कुछ नहीं इसमें लिखा हुआ है। एक बार इसको मैं आपके लिए पढ़ भी देता हूँ। क्या कहता है? कहता है डायनेमिक QR कोड इज रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड ऑन एन इनवॉइस विच हैज बीन इशूड टू अ पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड UIN। UIN फॉरेन एम्बेसीज को मिलता है, इंटरनेशनल बॉडीज को मिलता है, वो सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। Since such person is not regarded as a registered person and any transaction with him is to be regarded as a B2C transaction। तो एक अमेंडमेंट UIN का ये तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा एक और अमेंडमेंट भी है। ये जो दूसरा अमेंडमेंट है ये बेसिकली प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड है। अब फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली प्लेस ऑफ सप्लाई हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है अगर हम लोग C इंटरमीडिएट की बात करें तो, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई हमारे C इंटरमीडिएट का पार्ट नहीं है, इस वजह से मैं इस सेकंड अमेंडमेंट को डिस्कस भी आपके साथ नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई का पॉइंट है, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूं। व्हाट आई बिलीव इज दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। देन हमारे पास एक और अमेंडमेंट आया ई इनवॉइसिंग का। आपको बहुत अच्छे से याद होगा, मैंने बार बार ई इनवॉइसिंग में कहा
कि हमारी सरकार जो है ये शिकंजा कसेगी और बहुत ज़बरदस्त शिकंजा कसेगी। आप सबको याद है जब ई इन्वॉइसिंग आया था तो उस समय लिमिट 500 करोड़ की थी कि जिसका टर्नओवर 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है उसको ई इन्वॉइसिंग करनी होगी। फिर लिमिट को घटाया 100 किया, फिर लिमिट को घटाया 50 किया। अब लेटेस्ट पॉइंट ये है कि लिमिट को घटा के इन्होंने 20 करोड़ कर दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कभी भी सिंस 2017-2018 अब तक अगर पिछले किसी भी एक साल में आपका टर्नओवर 20 करोड़ क्रॉस करता है तो आपको अपना ई इन्वॉइसिंग करना जरूरी होगा। द लिमिट हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 50 to 20 लाख रुपीस। मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं आज 1 अगस्त को। आज 1 अगस्त है, 1 अगस्त को मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं और अभी थोड़ी देर पहले ही एक नोटिफिकेशन आया है जहां पे इस लिमिट को 20 की लिमिट को घटा के 10 करोड़ कर दिया है इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर। अब ये 10 करोड़ की लिमिट आपके रियल लाइफ में तो अक्टूबर से अप्लाई हो रहेगी, लेकिन आपके एग्जाम में अप्लाई होगी इन मई 2023। तो अब आप देख लेना, अगर आप एग्जाम दे रहे हैं नवंबर 22 में तो लिमिट अप्लाई होगी 20 CR, और अगर आप एग्जाम दे रहे हैं मई 23 में तो एज ऑफ नाउ 1 अगस्त को जो कानून है उसके हिसाब से, या फिर मैं ऐसे बोल दूं कि 1 अगस्त का जो नोटिफिकेशन आया उसके हिसाब से मई 23 में ये लिमिट 10 करोड़ की होगी। अगर इसको गवर्नमेंट ने फर्दर और रिड्यूस कर दिया तो एक अलग बात है, अदरवाइज 10 करोड़ की लिमिट होगी। और मैं आपको बता रहा हूं मेरी जो गट फीलिंग है वो ये है कि गवर्नमेंट डेफिनेटली इसको रिड्यूस करेगी और इसको डेफिनेटली रिड्यूस करके 5 करोड़ तक लेके आएगी। हो सकता है 5 करोड़ से भी नीचे 1 करोड़ कर दें। मैं 5 करोड़ क्यों कह रहा हूं, कारण है अगर आप इनकम टैक्स देखें और उसका सेक्शन 44A देखें जहां पे टैक्स ऑडिट की जरूरत होती है, तो टैक्स ऑडिट में भी 5 करोड़ की लिमिट है। ठीक कहा मैंने, 5 करोड़ 10 करोड़, वहां पे भी 10 करोड़ की लिमिट है, वहां पे 10 करोड़ की लिमिट है और साथ में 1 करोड़ की लिमिट है। 1 करोड़ की लिमिट कब है? अगर आपको पैसा मिल रहा है, अगर आप कुछ रिसीव कर रहे हैं, मनी रिसीव कर रहे हैं या मनी की पेमेंट कर रहे हैं और आपके टोटल रिसिप्ट्स एंड टोटल पेमेंट का 95% या 95% से ज़्यादा बैंकिंग सिस्टम के थ्रू होता है तो ऑडिट, टैक्स ऑडिट करवाने की लिमिट 10 करोड़ की है। और अगर वहां पे आपका 95% से कम अगर आपने रिसीव करा है बैंकिंग सिस्टम के थ्रू, तब आपके लिए लिमिट 1 करोड़ की लगती है। अब क्योंकि वहां पे 10 करोड़ है, इन्होंने यहां पे भी 10 करोड़ कर दिया। पूरे चांसेस है कि ये 10 करोड़ ही रहेगा, शायद ये 5 करोड़ नहीं होगा। मेरी एक गट फीलिंग है, हो सकता है 5 करोड़ कर दें, लेकिन 5 करोड़ करेंगे तो वो मिसमैच होगा। एक तरफ 10 आ रहा है, एक तरफ 5 आ रहा है, तो हालांकि कई बार मन में आता है कि इसको घटा के ये 5 करोड़ करेंगे, 1 करोड़ करेंगे, लेकिन व्हाट आई सीरियसली बिलीव इज 10 करोड़ से नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इनकम टैक्स में टैक्स ऑडिट की लिमिट भी 10 करोड़ पे रखी गई है अंडर सेक्शन 44AB। तो ये चीज हुआ। इसके साथ साथ में ध्यान रखिएगा, ई इनवॉइसिंग की जरूरत नहीं होगी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वालों को, लोकल अथॉरिटी वालों को। ये बदलाव पहले आ चुका था, वही वाला बदलाव यहाँ पे मैंने रिपीट कर दिया है, अमेंडमेंट रिपीट कर दिया है। जो ई वे बिल का हमारा चैप्टर नंबर 12 है, इसके अंदर किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। जो भी चेंज है वो मई 22 के लिए था, ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। इसी प्रकार से जीएसटी रिटर्न्स में कोई अमेंडमेंट नहीं है फॉर योर नवंबर 22 एग्जामिनेशन। जो भी अमेंडमेंट था वो मई एग्जाम्स के लिए था और वो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। एंड यहाँ जाके आपके नवंबर 22 एग्जाम्स के जीएसटी के सारे अमेंडमेंट्स कवर अप हो जाते हैं। एंड आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। और साथ साथ में ध्यान रखिएगा, मैंने रिविजनरी सीरीज स्टार्ट कर दिया है एट अनअकैडमी। आप रिविजनरी सीरीज में मेरी क्लासेस देख के अपने पूरे सब्जेक्ट का रिवीजन कर सकते हैं। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। एंड कोई भी अमेंडमेंट अगर मेरे से मिस हो गया हो तो मेरे को बताइएगा। हालांकि मेरे से कुछ मिस हुआ नहीं है, आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि आई शुड कवर एवरीथिंग। स्टिल ह्यूमन एरर अगर कहीं पे हुआ हो तो मेरे को ज़रूर बताइएगा। और साथ साथ में इन अमेंडमेंट्स को करके रहिए, एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। मेन सब्जेक्टिव एग्जाम में शायद ना भी आए, लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं। आज के लिए यहाँ तक, बाय बाय, एंजॉय योरसेल्फ, लव यू ऑल
and I wish you happy learning and best of luck for your November examination. Bye bye.